अध्याय 841 ड्रैगन घाटी से विशेषज्ञ। मेरिया अब इस आश्चर्य से उबर चुकी थी। उसकी जलती हुई निगाहें पहली बार चेन रुई की ओर मुड़ी थीं। तुम्हारा नाम? रिचर्ड, प्राचीन कीमिया सभ्यता के उत्तराधिकारी। प्राचीन कीमिया सभ्यता। मेरिया थोड़ा ठिठक गई, फिर उसने सिर हिलाया। मेरिया, ड्रैगन वैली की महान बुजुर्ग, मैं ड्रैगन सम्राट रॉयल मैजेस्टी पैग्रिस का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। इसे इस तरह माना जा सकता है कि मेरिया ने चेन रुई को सचमुच बराबरी का दर्जा दिया। बेशक, चेन रुई की क्षमता के अलावा ड्रैगन और शूरवीरों के जीवन को नियंत्रित करने वाला अनुबंध ही सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो रिचर्ड, मैं हैरान हूँ। ऐसा करने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें क्या मिलता है? मैं इन बेतुकी मौतों और नफरत को जारी नहीं रहने देना चाहता। ड्रैगन वैली का दुश्मन बनने के बजाय मैं दोस्त बनना पसंद करता हूँ। चेन रुई मुस्कुराई। जाहिर है, और भी कारण हैं जिन्हें इस समय समझाना मुश्किल है, लेकिन ड्रैगन वैली के लिए यह सहयोग उतना ही फायदेमंद और नुकसानदेह भी है। हालांकि तुम्हारे शब्दों में कोई धमकी भरे शब्द नहीं है, फिर भी मुझे साफ तौर पर एक खतरा महसूस हो रहा है। मेरिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में इतने सारे ड्रैगन हैं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं दिखता। ठीक है, अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चेन रुई ने कुछ देर सोचा और उसने अपने हाथ में एक आत्मा अनुबंध को संक्षेप में प्रस्तुत किया। कृपया देखें, ये शर्तें कैसी हैं। मैं पहले देख लूंगा। ओह, ड्रैगन वैली के ड्रैगन ठेकेदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर मुकदमे के दौरान कोई आकस्मिक हताहत होता है, तो ड्रैगन वैली को मुकदमे की तैयारी करने वाले टाइटन्स और पवन तत्वों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दीर्घकालिक साझेदारी। संकट की स्थिति में स्वैच्छिक सहायता प्रदान करना आवश्यक है। इस लेख को संशोधित करने की आवश्यकता है। मेरिया ने इसे ध्यान से पढ़ा, लगातार उन बातों की ओर इशारा करते हुए जिन्हें शर्तों में संशोधित करने की आवश्यकता है। अनुबंध की सामग्री की पुष्टि करने के बाद मेरिया ने इशारा करके अपने हस्ताक्षर कर दिए। चेन रुई मुस्कुराया। महान बुजुर्ग सचमुच एक सीधे सादे व्यक्ति हैं। इतना कहकर उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए और अनुबंध प्रकाश की 2 किरणों में बदल गया, जो मेरिया और चेन रुई के शरीर में समा गईं, जो अनुबंध की स्थापना का प्रतीक थीं। मेरिया थोड़ी हैरान हुई। उसने शुरू में सोचा था कि दूसरा पक्ष कुछ शर्तें वगैरह रखेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। जब महान बुजुर्ग परी ड्रैगन ने लाल ड्रैगन और सुनहरे ड्रैगन के साथ जल्दी से नजरें बदलीं, तो वह चौंक गई। रिचर्ड, आपने अभी द्वंद्व अनुबंध रद्द नहीं किया। राज्य सत्ता से ऊपर के शक्तिशाली लोग एक से ज्यादा अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते थे। उदाहरण के लिए, उनके पास समानता अनुबंध और स्वामी सेवक अनुबंध दोनों हो सकते थे, लेकिन एक ही प्रकार का केवल एक ही अनुबंध हो सकता था, जिसका अर्थ था कि वे एक ही समय में 2 समानता अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। अगर चेन रुई इस सहकारी अनुबंध को स्वीकार करना चाहता था, तो उसे पहले पिछले अनुबंध को रद्द करना होगा। ओह, मैं तो समझाना ही भूल गया। चेन रुई को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी याद आया हो। लगता है मेरी प्रतिभा 2 से ज्यादा बराबर अनुबंधों को स्वीकार करने में सक्षम है। लाल अजगर वाले बुजुर्ग का चेहरा कुछ देर के लिए तड़प उठा। उसके हाव भाव देखकर तो यही लग रहा होगा कि मेरी गांड भूल जाओ। मेरिया के चश्मे पर ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसकी मूल योजना उसकी योजना के साथ खेलना था, ताकि वह ड्रैगन्स के जीवन मरण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अनुबंध को रद्द कर दे और बंधकों के खतरे से छुटकारा पा ले। इस सहयोग अनुबंध के लिए अपने अर्ध देवत्व के दायरे में उसे इसे रद्द करने के लिए बस एक निश्चित कीमत चुकानी थी। चाहे वह अंततः दूसरे पक्ष के साथ सहयोग करे या नहीं, पहल उसके अपने हाथों में थी। हालांकि अब इस रिचर्ड ने वास्तव में 2 अनुबंधों को चुपचाप निगल लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी कोई शर्त नहीं रखी। दोनों अनुबंध वैध थे, जिसका अर्थ था कि दूसरा पक्ष न केवल उन ड्रैगन के जीवन को नियंत्रित करता था, बल्कि वह उसे कुछ भी नहीं कर सकती थी। चेन रुई ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और तुरंत बोला, मुझे गलत मत समझिए मैडम मेरिया। मैं बस पहले परीक्षण क्षेत्र की योजना और सहयोग पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पिछला अनुबंध जरूर रद्द कर दूंगा। मेरिया के हाव भाव अपरिवर्तित रहे और उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन चूंकि यह एक सहयोग है, इसलिए इसे 2 तरफा होना चाहिए। परीक्षण क्षेत्र एक बड़ा एक्शन प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे संशोधित और पुष्ट करने के लिए ड्रैगन वैली के विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है। क्या मैं ड्रैगन वैली के जादू चक्र विशेषज्ञ को टेलीपोर्ट करने के लिए जल तत्व अंतरिक्ष सरणी का उपयोग करूं? वह ड्रैगन शिलालेख और प्राचीन रूनों में भी पारंगत है, लेकिन इस अंतरिक्ष सरणी को बनाने में 1 दिन लगता है। आपको क्या लगता है? ठीक है, चेन रुई ने सिर हिलाया। ध्रुव तारा परिवर्तन की समय सीमा नजदीक आ रही थी, और यही सुझाव उसके मन में था। इसलिए दोनों ने मेरिया से युद्ध करना बंद कर दिया और दोनों बुजुर्गों ने ड्रैगन सवारों और ग्रिफॉन सवारों को वहीं डेरा डालने के लिए प्रेरित किया। इस बीच चेन रुई पवन तत्वों और टाइटन्स के साथ क्लाउड पैलेस लौट आया।
जैसे ही चेन रुई और बाकी लोग वहां से चले गए, लाल ड्रैगन के बड़े भाई रुसोला, जो मेरिया के पीछे पीछे आ रहे थे, खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, महान बड़े भाई, आपने अभी वह अनुबंध रद्द क्यों नहीं किया? आप अर्धदेव के दायरे में हैं जब तक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेरिया ने सख्ती से बीच में ही टोक दिया, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहती? मुझे नहीं पता कि उस आदमी के पास कौन सी गुप्त तकनीक या प्रतिभा है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अनुबंध रद्द नहीं कर सकती। एक महान वृद्ध महिला होने के नाते मेरिया स्वाभाविक रूप से ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। शुरुआत में जब वह कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करके अनुबंध को जबरन रद्द करने वाली थी, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी अभी हस्ताक्षरित अनुबंध की शक्ति वास्तव में उसकी आत्मा में विलीन हो गई थी। जब तक उसका पूर्ण विनाश न हो जाए, इसे रद्द करना असंभव होगा। लाल अजगर और सुनहरे अजगर के चेहरे के भाव एक ही समय में बदल गए हैं। ये स्थिति तभी हो सकती है जब किसी की अपनी ताकत दूसरे पक्ष से कम हो। रिचर्ड, तो जाहिर है कि सिर्फ राज्य स्तर पर ही है, ये कैसे संभव है? भले ही मैं ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट रद्द न कर पाऊँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ड्रैगन वैली के ड्रैगन को उसे नुकसान पहुंचाने से रोकता है। मेरिया के चश्मे में एक अजीब सी रोशनी दौड़ गई, ड्रैगन वैली में सिर्फ ड्रैगन ही नहीं है। मैरोस्की ने अचानक कहा, वह महान बुजुर्ग जिस विशेषज्ञ को टेलीपोर्ट करना चाहता है, वह है सर स्पैन। रुसोला की आंखें चमक उठीं, इस आदमी ने मुझे सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि यह आग से सुरक्षित है। अगर यह सर स्पैन है, तो वह ज़रूर इस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तब तक स्वाभाविक रूप से यह अनुबंध खत्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, लेकिन अनुबंध रद्द होना चाहिए और हमें उस बच्चे को सबक सिखाना चाहिए। उसने बुजुर्ग के सामने चालाकी करने की हिम्मत कैसे की? मेरिया ने लाल ड्रैगन बुजुर्ग की ओर देखा। दरअसल परीक्षण क्षेत्र का विचार थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन तुम, रुसोला, ने न केवल ड्रैगन घाटी को शर्मसार किया, बल्कि अपने कई रिश्तेदारों की जिंदगी भी लगभग बर्बाद कर दी। तुम्हें अपनी संपत्ति का 5वां हिस्सा जुर्माने के तौर पर दान करना होगा। ड्रैगन घाटी लौटने के बाद तुम्हें 100 साल तक खुद पर भी विचार करना होगा। लाल अजगर ठंडे पसीने से भीग गया, समझ गया, महान बुजुर्ग। हालांकि धन का 1/5 हिस्सा ड्रैगन के लिए काफ़ी कष्टदायक था, फिर भी उसने महान बुजुर्ग के निर्देश के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि महान बुजुर्ग ड्रैगन घाटी में अपने काले दिल के लिए प्रसिद्ध थीं। यहाँ तक कि शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट भी उनसे थोड़ा डरे हुए थे। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो शायद उन्हें अपने धन का 1/5 से भी ज़्यादा हिस्सा गंवाना पड़ेगा। दूसरी ओर चेन रुई पवन तत्व राजा और अन्य लोगों के साथ क्लाउड पैलेस में लौट आया। पवन तत्व राजा सेट-3 का पहला वाक्य था, आप तब तक इंतजार क्यों नहीं करते जब तक कि लाल ड्रैगन गंभीर रूप से घायल न हो जाए या मुझे मार न दे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। चेन रुई चौंक गया और उसने लापरवाही से अपना सिर हिलाया, आपने टाइटन्स को भी नहीं छोड़ा। ड्रैगन वैली ने पिछले परीक्षण में पवन तत्वों को भी चोट पहुंचाई थी, और एलिमेंटल किंग के पास एलिमेंटल किंग की गरिमा है। तो फिर मेरे भी अपने सिद्धांत हैं। चेन रुई ने गंभीरता से कहा, हालांकि मैं एलिमेंटल युद्ध की सच्चाई नहीं समझता, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मूर भी नहीं चाहता कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी एलिमेंटल युद्ध के मैदान के बाहर गलती से मर जाए। पवन तत्व राजा ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए हल्के से सिर हिलाया। पृथ्वी तत्व राजा ने गलत व्यक्ति को नहीं देखा। एक बार ड्रैगन का परीक्षण क्षेत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए तो टाइटन्स और पवन तत्वों के लिए ड्रैगन का खतरा स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। मैं इस उपकार को याद रखूंगा। भविष्य में जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी, पवन तत्व हमारी ताकत के सामने कंजूसी नहीं करेंगे। टाइटन्स के नेता ओशनस ने भी कहा, महानुभाव, आपने टाइटन्स को फिर से बचा लिया। चूंकि आपने टाइटन्स के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी, इसलिए टाइटन्स ने भी आपके लिए लड़ने की कसम खाई है। आज से आप टाइटन्स के सच्चे स्वामी हैं। अगर भविष्य में अगर स्वामी नए टाइटन्स बना सकें, तो मैं कमांडर विल को सक्रिय कर सकता हूं और उन्हें पूरी तरह से स्वामी के नियंत्रण में रहने दे सकता हूं। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। डोरुडा के गुप्त गोदाम से मुझे जो क्रिस्टल बोर्ड मिला था, उसमें टाइटन्स के निर्माण की पूरी जानकारी दर्ज थी। टाइटन्स की शक्ति प्रबल है, लेकिन वे स्वभाव से अनियंत्रित हैं। यही कारण है कि उस समय विद्रोह हुआ था। अब ओशनस की सेनापति इच्छाशक्ति से मैं टाइटन्स को पूरी तरह से वश में कर सकता हूं और उन पर नियंत्रण कर सकता हूं, जो निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। टाइटन्स के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक पवन तत्वों का पवन कोर है, जिसे डोरुडा ने एक बार पवन तत्वों से जबरन निकाला था, जिससे पवन तत्वों की मृत्यु हो गई और पवन तत्व राजा द्वारा युद्ध शुरू हो गया। सेठिन के अनुसार पवन तत्व राजा होने के नाते वह पवन मूल अंश का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले पवन कोर बनाने के लिए कर सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। चेन रुई द्वारा पवन तत्वों की मदद के बदले सेठिन नियमित अंतराल पर कुछ पवन कोर प्रदान करने को तैयार था। इस समस्या के समाधान के बाद चेन रुई को ध्रुव तारा परिवर्तन को निष्क्रिय करने की राहत मिली और वह सुरक्षात्मक नींद में सो गया। रात शांतिपूर्ण रही।
अगले दिन दोपहर में ड्रैगन से खबर आई कि ड्रैगन घाटी से भेजा गया विशेषज्ञ आ गया है। चेन रुई तुरंत चांदी गलाने वाले क्षेत्र की ओर दौड़ा। इस बार ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय करने के बजाय उसने श्वास धारण कौशल का उपयोग करके अपनी सांस को छोटे दानव के स्तर तक सीमित कर दिया ताकि प्रतिद्वंद्वी का निर्णय भ्रमित हो जाए। इस बार ड्रैगन वैली द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ का नाम स्पेन था, जो चांदी के बालों वाला, सुंदर चेहरे और असाधारण स्वभाव वाला एक आदमी था। चेन रुई को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि स्पेन के कान इतने नुकीले और लंबे थे कि वह बिना विश्लेषणात्मक आंखों के भी पहचान सकता था। एल्फ जनजाति। ड्रैगन वैली द्वारा भेजा गया विशेषज्ञ वास्तव में एक योगिनी है। इस योगिनी की ताकत एसएस जोड़ थी, जो एक चरम अवस्था वाला साम्राज्य था। चांदी की आंखों ने चेन रुई पर बस एक हल्की सी नज़र डाली और उस पर गहरा मानसिक दबाव पड़ा। चेन रुई को अचानक सतर्कता का एक प्रबल एहसास हुआ। चूंकि यह एक योगिनी है, इसलिए अनुबंध में ये खंड कि ड्रैगन घाटी के ड्रैगन ठेकेदार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते स्वाभाविक रूप से अमान्य है। आंकड़ों और विश्लेषण से पता चलता है कि इस योगिनी को जादू और शारीरिक शक्ति दोनों में प्रशिक्षण प्राप्त है। योगिनी जनजाति की काया, जो केवल एसएस में अपेक्षाकृत कमजोर है, को छोड़कर बाकी शक्ति, उत्साह और गति सबसे प्रबल एसएस जोड़ तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा वह वायु तत्व और जल तत्व शक्ति में भी निपुण है। यह एक भयानक शत्रु है। चाहे वह प्रकाश महिमा का शरीर हो या अग्नि फीनिक्स स्टिग्माटा, वे बेकार हैं। टीएल, क्या एल्फ जनजाति में उसका कोई दोस्त नहीं था? शायद वह इस संकट को सुझाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। अध्याय 842, शक्तिशाली ससुर। छोटे दोस्त, अभी घबराओ मत और न ही ड्रैगन की जान को खतरे में डालो। स्पेन ने एक सुंदर लेकिन मर्दाना मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने मेरिया से सुना है कि तुम जादू के घिरे, ड्रैगन शिलालेख और प्राचीन रूनों में पारंगत हो। इसके अलावा मुझे परीक्षण क्षेत्र के दिलचस्प विचार ने बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं इसे देखना चाहूंगा। ये तारीफ के लायक कुछ भी नहीं है। चेन रुई ने कुछ गहरी सांसें लीं और एक जादुई खाका निकाला। ये परीक्षण क्षेत्र का प्रारंभिक डिजाइन है। समय की कमी के कारण कई पहलू अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हैं। सर एक विशेषज्ञ हैं, कृपया मुझे सुधारें। यह एक बहुतत्व डिजाइन ब्लूप्रिंट है। इतने कम समय में आप इस तरह का डिजाइन। एल्फ ने लापरवाही से इसे लिया और एक नज़र डाली, फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। 16 युआन प्राचीन रून? नहीं, 23 युआन। एल्फ की नज़रें गहराई से आकर्षित हो गईं और अब उसकी नज़रें डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट से हट नहीं पा रही थीं। वह बड़ी दिलचस्पी से चेन रुई से चर्चा करने लगा। रिचर्ड, क्या इस खंड में एक टेलीपोर्टेशन वाक्यांश जोड़ा जा सकता है? सर का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के लिए बहुत सारे रून हैं, जिससे पूरा शिलालेख बहुत लंबा लगेगा। चलो इसे रैंडम टेलीपोर्टेशन में बदल देते हैं। हाँ, ये फ्रीजिंग ट्रैप बहुत ही चतुराई भरा है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिगर मोड में सुधार की ज़रूरत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि एल्फ पूरी तरह से ब्लूप्रिंट में डूबा हुआ था, वह ये भी भूल गया कि उसने पहले से जो दूसरे पक्ष को एक यादगार सबक देने की बात तय की थी, वह क्या थी। कोई भी इशारा काम नहीं आया। बड़े परी ड्रैगन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। स्पेन, असहनीय, मेरिया ने अंततः पुकारा। एल्फ ने बड़े बुजुर्ग परी ड्रैगन की ओर देखा। क्या? मेरिया ने उसे आंखों से इशारा किया। चेन रुई इस बार समझ गया और वह चुपके से सतर्क हो गया, लेकिन एल्फ को कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने चेन रुई के साथ चर्चा जारी रखी। मेरिया, चेन रुई। किसी तरह इस सुंदर योगिनी ने चेन रुई को एक बहुत ही खास एहसास दिया जो थोड़ा परिचित था। स्पेन का ज्ञान अत्यंत गहन था, खासकर जादू के चक्र में। ये चेन रुई से कहीं बेहतर था। उसे ग्रैंड मास्टर स्तर के करीब पहुंच जाना चाहिए था या उस तक पहुंच जाना चाहिए था, जिससे चेन रुई को बहुत लाभ हुआ। ड्रैगन शिलालेखों में वह एल्फ चेन रुई से कमतर नहीं था, लेकिन प्राचीन रूनों में वह कमजोर था। ये चेन रुई और जोला द्वारा प्राचीन रूनों के मूल व्याकरण के पत्थर के स्लैब पर संयुक्त शोध और सारियल की शिक्षा के कारण था। स्पेन को प्राचीन रूनों में बहुत रुचि थी, इसलिए वह अपने शिष्टाचार की परवाह किए बिना जमीन पर बैठ गए और इस पर चर्चा की। एल्फ चेन रुई से जितनी ज्यादा बातें करता, वे उतने ही करीब आते जाते, मानो उसे लगता था कि काश वे पहले मिल पाते। उसने मेरिया के हर तरह के संकेतों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। परी ड्रैगन महान बुजुर्ग के शरीर पर क्रोध के कारण हल्की सी बिजली की चिंगारी दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी कारण से उसने उसे अंदर ही रोक लिया। 1 मिनट रुको। एल्फ ने अचानक भौहें चढ़ाईं और जमीन पर प्राचीन रूनों की एक पंक्ति खींची। तुमने 4 युआन के इस मिश्रित वाक्यांश का आविष्कार कैसे किया? चेन रुई ने देखा कि 4 युआन का यह संयुक्त वाक्यांश जोला के सबसे मुहावरेदार व्याकरणों में से एक था और यह उसका मूल व्याकरण भी था। यह एक बहुत ही चतुराईपूर्ण बुनियादी सुधार था जो प्राचीन रूनों की प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकता था। मेरे एक मित्र ने यह वाक्यांश सीखा है, उसे प्राचीन रूनों का मुझसे बेहतर ज्ञान है। एल्फ के कान हिले और वह धीरे से खड़ा हुआ। उसका नाम क्या है?
चेन रुई जोला का नाम लेना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। एक कड़कड़ाती ठंडक छा गई और चेन रुई कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह योगिनी जो अभी तक मिलनसार और हानिरहित लग रही थी, उसने एक भयानक और दबाव भरी सांस छोड़ी। इस तरह की शक्ति बेहद भयानक थी, जो लाल ड्रैगन के बुजुर्ग की पहुंच से बहुत दूर थी। चेन रुई ने अभी तक ध्रुव तारा परिवर्तन सक्रिय नहीं किया था, इसलिए उसके पास केवल एस जोड़ की शक्ति थी। वह अचानक राज्य स्तर के शिखर चरण की शक्तिशाली गति से दब गया। तुम मेरे 1,00,000 साल के जीवन में देखे गए सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक हो। मैंने तुम्हारे प्रति अपनी प्रशंसा को कभी नहीं छिपाया, यहाँ तक कि तुम्हें सबक सिखाने के मेरिया के सुझाव को भी नज़रअंदाज कर दिया। एल्फ की चांदी जैसी पुतलियों में तीक्ष्ण क्यूई प्रकट होने ही वाली थी और आसपास की जमीन पर दरारें पड़ने लगी थीं। उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा कि वह कहाँ है, वरना भले ही तुम अनुबंध में सभी ड्रैगन के जीवन को नियंत्रित करो, मैं तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालूंगा। चेन रुई ने अपना सिर उठाया और एल्फ की चांदी जैसी आंखों को देखा। उसकी आंखों में दुष्ट शिष्य की शक्ति थी, कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा। मैं जानना चाहता हूं कि आप उसे खोजने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। क्योंकि वो मेरी बेटी है, एल्फ राजा स्पैन की बेटी, सावादिजा। स्पैन की सांसें तेज हो गईं। चाहे तुमने मेरा नाम सुना हो या नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, वरना मैं तुम्हारी आत्मा को यातना देकर सीधे पूछताछ करूंगा। बेटी। चेन रुई दंग रह गई। जरा रुकिए सर स्पैन, मुझे लगता है कि या तो मैं गलत हूं या आप गलत हैं। मैं जिस दोस्त की बात कर रही हूं वह कोई एल्फ नहीं है। किसने कहा कि उसकी बेटी एक परी है? बड़े परी अजगर ने किनारे से ठिठोली करते हुए कहा, वह मेरा पति है। हमारी बेटी तो सचमुच एक परी अजगर है। समय के हिसाब से वह मनमौजी बच्ची 20,000 सालों से घर से दूर है। परी ड्रैगन की एकमात्र मादा प्रजाति थी। उनकी एक खासियत थी, वह ये कि वे जिन लड़कियों को जन्म देती थीं, वे सभी परी ड्रैगन होती थीं और लड़के उनकी पैतृक नस्ल के होते थे। हंस पति। चेन रुई ने एल्फ राजा की तरफ देखा, फिर उस बड़े परी ड्रैगन की तरफ। वह तुरंत उलझन में पड़ गया। खैर, किसी ने ये शर्त नहीं रखी थी कि ड्रैगन की पत्नियां ड्रैगन ही होनी चाहिए। चेन रुई का उदाहरण लीजिए, उसके प्रेमी राक्षसों और ड्रैगन दोनों थे। आपकी बेटी का नाम क्या है? जोला, एल्फ राजा और महान बुजुर्ग परी ड्रैगन ने एक साथ कहा। उत्तर सामने आ गया। इतने लंबे समय बाद पता चला कि वे सर ससुर और मैडम सास हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उस योगिनी से इतना परिचित सा एहसास हो रहा है। चेन रुई को आखिरकार समझ आ गया कि जोला का नकली भ्रम उसे किससे विरासत में मिला था। मुझे लगता है हमारे बीच कोई बड़ी गलतफहमी है। चेन रुई ने अपना सिर खुजलाया और ड्रैगन और शूरवीरों की तरफ देखा। चलो एकांत जगह ढूंढते हैं जहां हम इस बारे में अकेले में बात कर सकें। मैं तुम दोनों को इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कुछ मिनट बाद एक अलग अंतरिक्ष जादू में। तुमने क्या कहा? स्पैन की आंखें चौड़ी हो गईं। जोला और तुम? वह मेरी पत्नी है। आपने सही सुना सर स्पैन। चेन रुई ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो हम सब एक परिवार हैं। आप दोनों को नाराज करने के लिए मुझे बहुत खेद है। चिंता मत करो, मैं बाद में ड्रैगन को नियंत्रित करने वाला वह अनुबंध रद्द कर दूंगा। मेरिया ने संदेहपूर्ण भाव दिखाया। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? चेन रुई ने एक पल सोचा और एक ताबीज निकाला। ये वो उड़ने वाला ड्रैगन ताबीज है जो जोला ने मेरे लिए बनाया था। उसने इसमें अपनी 7 रंगों वाली शक्ति भर दी थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे बचाने में 7 रंगों वाला पैमाना खत्म हो गया है। अब सिर्फ ये खाली ताबीज बचा है। 7 रंगों वाला ये तराजू परी ड्रैगन का जीवन रक्षक तराजू था। एक बार इसे खा लेने के बाद इसके एक टुकड़े को दोबारा बनने में 100 साल लग जाते थे। ये बहुत कीमती था। अगर यह स्वैच्छिक न हो तो बाहरी शक्ति इस तराजू को हटा सकती थी। उड़ते हुए ड्रैगन के ताबीज ने चेन रुई की 2 बार जान बचाई। हालांकि अब वह असरदार नहीं था, लेकिन जोला ने उसे खुद बनाया था, इसलिए उसका बहुत महत्व था, इसलिए वह उसे हमेशा अपने पास रखता था। स्पैन ने ताबीज लिया, उसे कुछ देर तक देखा और सिर हिलाया। ये वास्तव में जोला की लिखावट है। उसे अपने पिता की उत्कृष्ट शिल्पकला बिल्कुल भी विरासत में नहीं मिली थी और उसने बस एक उड़ते हुए ड्रैगन को बत्तख में उकेर दिया था। यद्यपि योगिनी ने ये कहा, लेकिन उसकी निगाहें बहुत उत्तेजित थीं क्योंकि उसने अपनी बेटी द्वारा बनाए गए ताबीज को दोनों हाथों से सावधानी से पकड़ रखा था, मानो अगर वह सावधान न रहा तो वह टूट जाएगा। प्रिय ड्रैगन देव, जोला अब कैसी है? मेरिया के चश्मे पर पानी की धुंध की एक परत जम गई थी और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, मानो किसी बड़े बुजुर्ग की शान ही न रही हो। ये बदचलन बच्ची। उसके जाने के बाद से कोई खबर नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई। वह अच्छा कर रही है। मैंने उसके लिए 6 तत्वों की मूल शक्ति खोज ली है। पिछले महीने ही उसने 6 तत्वों के साम्राज्य को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया था। चेन रुई के शब्दों का आशय निश्चित रूप से अपनी योग्यता दर्शाना था।
आखिरकार उसके सामने सास नाम का एक भयानक प्राणी था। 6 एलिमेंट्स किंगडम। मेरिया और स्पेन दोनों चौंक गए। मेरिया ने उत्साह से कहा, परी ड्रैगन की रक्त संबंधी स्मृति में भी कुछ ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो 6 तत्वों का साम्राज्य सफलतापूर्वक बना सकते हैं। मुझे ज़ोला के सफल होने की उम्मीद नहीं थी। जाहिर है, वह किसकी बेटी है? एल्फ किंग गर्व से भर गया। चेन रुई को देखते हुए उसकी निगाहें थोड़ी और संतुष्टि से भर गईं और उसने पूछा, ज़ोला कहाँ है? हमें अभी उससे मिलवा दो। इस बारे में चेन रुई एक पल के लिए हिचकिचाया। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ज़ोला घर से भाग क्यों गया था? एल्फ राजा और महान वृद्ध परी ड्रैगन एक साथ चुप हो गए। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे और स्पैन पहले बोला, ये सब मेरिया की गलती है। उसने दूसरे वृद्ध पैलिन के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि हमें अपनी बेटी की शादी उसके बेटे कर्रू से करनी चाहिए। शादी से बच निकलना। चेन रुई को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ोला मूल मानव दुनिया के अतीत के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से हिचकिचा रही है। यह एक अच्छा विवाह पथ है। यदि वह विवाह से बच नहीं निकलती तो अब उसे अपनी प्रिय सुश्री फेरी ड्रैगन नहीं मिलती। मेरिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी अभी करू को ज़ोला के साथ बड़ा होते देखा है और ज़ोला उससे तंग करता था। अगर ज़ोला उससे शादी कर लेती है तो परिवार में उसकी ही चलती रहेगी। इसमें क्या गलत है? दामाद चुनने के लिए सास का मापदंड थोड़ा अजीब लग रहा है। चेन रुई ने अपने चेहरे का ठंडा पसीना पोंछा। समस्या यह है कि हमारी बेटी ने ऐसा नहीं सोचा। नतीजतन डार्लिंग ज़ोला ने गुस्से में आकर करू को पीटा, उसकी सारी दौलत लूट ली और आखिरकार घर से भाग गई। ये छुट्टी 20,000 साल पुरानी है। शादी, मारपीट और डकैती से बचना। चेन रुई को अचानक उस छात्र कर्रू के लिए सहानुभूति महसूस हुई। मेरिया ने पीछे न हटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ज़ोला के गायब होने के बाद तुम उसके घर गए, पिता पुत्र को पीटा और पैलिन परिवार की संपत्ति लूट ली। अगर मेरी प्रतिष्ठा न होती तो राजमहिम पैग्रिस तुम्हें इस तरह कैसे बर्दाश्त करते? डार्लिंग ज़ोला को गायब करने की हिम्मत करो। मैंने उनके पूरे परिवार को न मारने के लिए उन्हें मुंह की खानी दी है। एल्फ ने घमंड से कहा। दबंग, ताकतवर ससुर। चेन रुई तो मानो उनकी पूजा ही करने लगा था। इसमें कोई शक नहीं, जैसा बाप वैसी बेटी। मेरिया को अचानक कुछ याद आया, वैसे उस दौलत का क्या हुआ? लगता है तुमने मुझे वो कभी दी ही नहीं, है ना? क्या वो सब प्राचीन रूनों पर तुम्हारे शोध में चला गया? क्या? एल्फ राजा ने चेन रुई से अस्पष्टता से पूछा। चेन रुई, टीएल, जैसा पिता वैसी बेटी। अध्याय 843, अतीत और पुरानी जान पहचान। लगभग 3 घंटे बाद एल्फ किंग, महान वृद्ध परी ड्रैगन और चेन रुई सबके सामने प्रकट हुए। सभी ड्रैगन और शूरवीर के मन में एक उतार चढ़ाव सा महसूस हुआ और उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली अनुबंध शक्ति समाप्त हो गई थी। फिर महान एल्डर मेरिया ने घोषणा की कि ड्रैगन वैली और स्टॉर्म आइलैंड ने आधिकारिक तौर पर एक रणनीतिक साझेदारी बना ली है। स्टॉर्म आइलैंड भविष्य में ड्रैगन्स और ड्रैगन नाइट्स के लिए एक स्थायी परीक्षण स्थल बन जाएगा। ड्रैगन नाइट्स का ये परीक्षण नवीनतम प्रारूप में आगे बढ़ेगा। इस रणनीतिक साझेदारी का समापन कई ड्रैगन की उम्मीदों से परे था। इस आगमन का उद्देश्य स्टॉर्म द्वीप के सभी टाइटन्स और पवन तत्वों का सफाया करना था। वे ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य की ग्रिफॉन सेना को भी अपने साथ ले आए, लेकिन इसका नतीजा स्टॉर्म द्वीप के साथ उनके संबंध में एक नाटकीय बदलाव के रूप में सामने आया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि महान बुजुर्ग एल्फ किंग और उस रिचर्ड के बीच बातचीत कैसे हुई। ड्रैगन और शूरवीर आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे क्योंकि अब वे अनुबंध के नियंत्रण से मुक्त हो सकते थे। महान वृद्ध मेरिया का अधिकार ड्रैगन सम्राट पैग्रिस के बाद दूसरे स्थान पर था, इसलिए इस निर्णय पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, दोनों वृद्धों, लाल ड्रैगन और सुनहरे ड्रैगन सहित। दरअसल इसके पीछे कोई अंदरूनी कहानी जरूर होगी। बातचीत के दौरान चेन रुई को ज़ोला के 20,000 साल पहले अपने परिवार से भागने की वजह समझ आ गई। सच कहूं तो यह शादी का भागना वाकई हैरान कर देने वाला था। बूढ़ा ससुर बाद में उस आदमी के परिवार के पास जाकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट करता था, जो और भी शर्मनाक था। बूढ़े ससुर की एल्फ राजा की उपाधि एल्फ जनजाति के सर्वोच्च शासक को संदर्भित नहीं करती थी। चूंकि एल्फ जनजाति द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रदेवी एक महिला थी, इसलिए सभी राजवंशों की साम्राज्य सभी महिला एल्फ थीं। पुरुष चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वे एल्फ सम्राट नहीं बन सकते थे। केवल वे एल्फ जो सबसे शक्तिशाली थे और जिन्होंने एल्फ जनजाति में महान योगदान दिया था, उन्हें राजा की विशेष उपाधि प्राप्त हो सकती थी, जो न केवल महारानी के बाद दूसरे स्थान पर अधिकार और स्थिति दर्शाती थी, बल्कि सर्वोच्च सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती थी। एल्फ जनजाति के लंबे इतिहास में केवल मुट्ठी भर एल्फ ही राजा बने थे। स्पैन सवादिजा हजारों साल पहले Z1 सागर का पहला अर्धदेव शक्ति संपन्न था। उसकी शक्ति अद्भुत थी। एक प्रसिद्ध सुंदर पुरुष, कलाकार और योगिनी जनजाति के जादू के जादूगर के रूप में स्पैन अनगिनत योगिनी युवतियों का स्वप्न प्रेमी था।
उस समय उसे योगिनी साम्राज्य के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता था। हालांकि एल्फ पावरहाउस ने अंततः परी ड्रैगन मेरिया को चुना, जो कभी उसका विरोधी था। इस घटना से एल्फ जनजाति में खलबली मच गई। फिर स्पैन को बुजुर्गों ने बहिष्कृत कर दिया और वह दुखी होकर Z1 सागर छोड़कर चला गया। बाद में Z1 सागर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पतित एल्फों के एक समूह, जिनकी आस्था दूषित थी, ने एल्फ महारानी को धमकाया और उन पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने पवित्र अवशेष प्रकृति के वृक्ष पर भी कब्जा करने की कोशिश की। इसका मास्टरमाइंड महान बुजुर्ग इफ्रिट था, जिसने स्पैन को जाने पर मजबूर कर दिया। एल्फ जनजाति के जीवन और मृत्यु के इस नाजुक मोड़ पर स्पैन ने अपनी पिछली दुश्मनी त्याग दी, परी ड्रैगन के साथ जंगल के समुद्र में घुस गया और इफ्रिट समेत सभी गिरे हुए एल्फों को मार डाला। उसने पूरी एल्फ जनजाति को बचाने के लिए अपनी शक्ति में कमी की कीमत पर प्रकृति के वृक्ष पर लगे श्राप की विनाशकारी शक्ति को भी सील कर दिया। इसी कारण स्पैन को एल्फ राजा की उपाधि दी गई। उसके वीरतापूर्ण कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी एल्फ जनजाति में चले आ रहे थे। बूढ़े एल्फ ससुर के शानदार कारनामों ने चेन रुई को अवाक कर दिया। पता चला कि बूढ़े एल्फ ससुर की शक्ति अर्धदेवता थी, लेकिन प्रकृति के वृक्ष को बचाने के कारण उसे राज्य स्तर तक घटा दिया गया था। उस श्राप के कारण वह अब अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता था। दरअसल प्रकृति के वृक्ष के बंद होने के बाद स्पैन की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी जीवन शक्ति अचानक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। मेरिया ने अपने जीवन का आधा हिस्सा अपने प्रेमी के साथ बांटने की एक गुप्त तकनीक अपनाई, जिससे स्पैन की जान बच गई। इस घटना ने चेन रुई को बूढ़े ससुर और उसकी पत्नी के प्रेम की बेहतर समझ दी, और उसे ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आया कि Z1 सागर का प्रकृति वृक्ष दिन ब दिन क्यों मुरझा रहा था। शायद उस समय स्पैन की मुहर में अब उस तरह का विनाशकारी अभिशाप नहीं था। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें चेन रुई के लिए स्पष्ट रूप से कहना असुविधाजनक था। उसने बस अपना असली नाम और जोला से जुड़ी कुछ बातें बताईं। ये जानने के बाद कि उसकी बेटी दानव लोक में है, एल्फ राजा और परी ड्रैगन को अपने दामाद, जो शायद एक राक्षस था, के प्रति कोई विशेष भावनात्मक अशांति नहीं हुई। अपनी बेटी के सुरक्षित होने की खबर पाकर वे पहले से ही एक सुखद आश्चर्य में थे। चेन रुई भाग्यशाली थी कि अभी अभी प्राचीन रूनों की तकनीकी चर्चा में एल्फ राजा ने उसकी प्रशंसा की। तुलना करें तो उस बड़े परी ड्रैगन से निपटना इतना आसान नहीं था। चेन रुई की पिछली दुनिया में उसने सासों की अनगिनत कहानियां सुनी थीं, जो भौतिकवादी, दहेज, शर्तों आदि जैसे शब्दों से जुड़ी थीं। उनमें से कुछ तो नाटकीय और अजीब भी थीं। यद्यपि स्थान अलग अलग थे, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि कुछ समानताएं मौजूद थीं। एक महिला जो एक अच्छे पुरुष के साथ थी, स्वाभाविक रूप से सास जैसी प्राणी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी बराबरी उसकी बेटी कर सके। मैडम फेरी ड्रैगन सास का पहला सवाल चेन रुई के दिल को छू गया। आपकी कितनी पत्नियां हैं? ड्रैगन वैली की महान बुजुर्ग महिला से जैसी उम्मीद थी, उससे वाकई राजनीति की गहरी समझ है। चेन रुई सचमुच योगिनी ससुर की नकल करके पूछना चाहता था क्या, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर है। इस तरह से बात को छिपाना नामुमकिन था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से एक से ज्यादा जवाब देना पड़ा और जोर देकर कहना पड़ा कि जोला सबसे कीमती है। मैडम परी ड्रैगन सास जाहिर तौर पर इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुम्हारी कितनी सगी बहनें हैं। इसके बजाय उन्होंने पूछा क्या जोला सबसे मजबूत है। इस सीधे सादे सवाल ने चेन रुई को पहली बार मैडम मेरिया के काले दिल का एहसास कराया। उसके मन में बेवजह आंतरिक टकराव और हरम का खूनी मामला जैसे शब्द आए। जब उसने इसे मैडम सास के चयन मानक से जोड़ा तो वह सिहर उठा। ऊपर वाला तो चेन रुई और बुजुर्ग सास ससुर के इंटरव्यू का एक क्लिप था। उस जगह से बाहर आते ही किसी को पसीना आ गया। कुल मिलाकर स्पैन और मेरिया एक दामाद से काफी संतुष्ट थे। दोनों ही बहुत ज्ञानी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि सभी 6 तत्वों की स्रोत शक्तियां प्राप्त करना कितना कठिन है। इससे ये भी पता चलता है कि चेन रुई ने वायु तत्वों की रक्षा के लिए जी जान से संघर्ष क्यों किया। इस घटना ने ही जोला के प्रति दामाद के स्वभाव और स्नेह को दर्शाया। नस्लों का अंतर कोई बाधा नहीं था, क्योंकि उस समय एल्फ किंग और महान वृद्ध परी ड्रैगन स्वयं इसी रास्ते से आए थे। ये पहली बार था जब वह अपने ससुर और सास से मिला था, इसलिए दामाद होने के नाते उसे अपने पति के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करनी थी। राज्य की शक्ति वाले महाशक्तियों के लिए जब तक कि वह कोई कलाकृति या विशेष अर्ध कलाकृति न हो, साधारण उपकरण का कोई महत्व नहीं था। ये देखते हुए कि एल्फ राजा ने प्रकृति के वृक्ष को सील करते समय बहुत अधिक जीवन शक्ति खो दी थी और मेरिया ने अपना आधा जीवन साझा किया था, चेन रुई ने दीर्घायु औषधि की 2 बोतलें भेंट कीं। इस उपहार ने स्वाभाविक रूप से एल्फ राजा और महान वृद्ध परी ड्रैगन को बहुत खुश कर दिया। विशेष उपहार मैजिक फैदर ट्यूल, जिसकी शैली में स्वतंत्र रूप से बदलाव किया जा सकता था, ने सास की मुस्कान को और भी बढ़ा दिया। दुर्भाग्य से सामग्री पर्याप्त नहीं थी, अन्यथा वह अपने ससुर के लिए एक और अर्ध कलाकृति हल्का कवच भी बना सकता था।
बेशक इन उपहारों की तुलना में सबसे सुखद बात यह थी कि चेनरुई ने ज़ोला को स्पैन और मेरिया से मिलने के लिए मानव दुनिया में लौटने के लिए मनाने का वादा किया था। चूंकि स्टारगेट का इस्तेमाल चेनरुई के अलावा कोई और नहीं कर सकता था और सामान्य अंतरिक्ष यात्रा भी बहुत खतरनाक थी, इसलिए मानव दुनिया में प्रवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका 100 साल में जादू के खुलने का इंतजार करना था। ड्रैगन्स के लिए 100 साल कुछ भी नहीं थे। खैर, स्पैन और मेरिया ने 20,000 साल इंतजार किया था। कुल मिलाकर मूल हत्या एक सहयोग में बदल गई थी, मूल दुश्मन एक दोस्त बन गया था और ज्यादा ड्रैगन शूरवीर आगामी नए परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो आधिकारिक तौर पर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था। उससे पहले ड्रैगन शूरवीर और ग्रिफॉन सवार परीक्षण क्षेत्र के जादू को स्थापित करने में मेरिया, स्पैन और चेनरुई की सहायता करेंगे। सर रिचर्ड, एक ड्रैगन नाइट की आवाज़ सुनाई दी। तीसरी टीम ने सर के अनुरोध के अनुसार घाटी के ऊपर जादू के घेरे की व्यवस्था पूरी कर ली है, कृपया जाकर इसे देखें। ड्रैगन नाइट का व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। ड्रैगन नाइट एक बहुत ही सावधानी से चुनी गई प्रतिभा होती है, इसलिए कई लोग घमंडी होते थे। हालांकि इस रहस्यमयी महाशक्ति के सामने, जो 2 सुपर लेवल के लाल ड्रैगन और सुनहरे ड्रैगन को हरा सकता था, साथ ही महान बुजुर्ग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर सकता था, ड्रैगन नाइट्स विस्मय में रह गए। चेनरुई ने सिर हिलाया और ड्रैगन नाइट के पीछे घाटी की ओर चल पड़ा। ध्यान से निरीक्षण करने के बाद चेनरुई ने सिर हिलाया और तीसरी टीम के एक ड्रैगन नाइट की ओर इशारा करते हुए कहा, सभी ने कड़ी मेहनत की है। तुम रुको और अंतिम सेटअप और परीक्षण पूरा करने में मेरी मदद करो। बाकी लोग आराम कर सकते हैं। ड्रैगन शूरवीरों के झुककर पीछे हटने के बाद ड्रैगन शूरवीर ने चेनरुई की ओर देखा और कुछ कहने में झिझक रहा था। चेनरुई ने उस पर मुस्कुराते हुए जादुई घेरा चालू किया। ठीक है, बाहर के लोग अब हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहने ही वाला था, बहुत समय हो गया श्रीमान गोल्डन नाइट। शायद जल्द ही आपको असली ड्रैगन शूरवीर कहा जाएगा। ड्रैगन सवार ने उत्साहित भाव दिखाया और एक घुटने पर बैठ गया। ये सचमुच आप हैं? महाराज आ था। ये ड्रैगन नाइट सैमुअल था जिसने चेनरुई के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। ड्रैगन वैली टेस्ट के पहले दौर में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद सैमुअल इस पुनः परीक्षा के लिए योग्य हो गया था। अगर वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता तो वह आधिकारिक ड्रैगन नाइट बन सकता था। वॉलॉक किले में चेनरुई में सभी आध्यात्मिक संपर्कों के रद्द होने के कारण सैमुअल को एक बार लगा कि यह शाही महारानी गिर गई है, इसलिए उसे अकथनीय दुख और अवसाद हुआ। बाद में जब उसे इना से संदेश मिला कि उसका स्वामी अभी भी जीवित है, तो उसका आत्मविश्वास और लड़ने का जज्बा वापस आ गया। पिछली बार जब चेनरुई ने इना को दुष्वप्न के जंगल में बचाया था, तो सैमुअल की चिंताओं से बचने के लिए शूरा ने उसे विशेष रूप से यह बताने का काम सौंपा था। अब जब वह स्टॉर्मलैंड में सैमुअल से फिर से मिल पाया था, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। पहले की विशेष परिस्थिति के कारण वह उससे आसानी से संपर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसे आखिरकार यह अवसर मिल गया। चूंकि प्रकाश की रक्त शपथ चली गई है, हम दोस्त हैं। हमें इस तरह के शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। सैमुअल ने आज्ञा नहीं मानी, बल्कि सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है कि मेरी शक्ति सीमित है और मैं महामहिम के लिए बोझ बन सकता हूँ, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दें। मैं और अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करूंगा और खुद को महामहिम का सच्चा अनुसरण करने के योग्य बनाऊंगा। जहां तक प्रकाश की रक्त शपथ का प्रश्न है, जब से मैंने महामहिम के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है, यह मेरी आत्मा में गहराई से समा गई है जब तक कि मैं पूरी तरह से नष्ट न हो जाऊं। ये शपथ कभी भी अप्रभावी नहीं होगी जब तक कि महामहिम मुझे विस्मृति प्रदान करने को तैयार न हो। चेनरुई ने आह भरी और सैमुअल को थामने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी वफादारी पर खरा नहीं उतर सकती। असल में मेरी कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे अंदाज़ा लगाने की इजाज़त दीजिए, महाराज महत्वाकांक्षाओं से रहित नहीं हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। खासकर आज महाराज की ताकत देखकर मेरे मन में कुछ धारणाएं पुख्ता हो गई हैं। सैमुअल ने सिर हिलाया। हालांकि मैं महाराज के रहस्यों की खोज नहीं करूंगा। मैं बस महाराज से यह सम्मान और अवसर देने की प्रार्थना करना चाहता हूं। ठीक है, अगर तुम्हें फंसने या निराश होने का डर नहीं है। चेनरुई ने सैमुअल के कंधे पर थपथपाया। लेकिन प्रकाश की रक्त शपथ जरूरी नहीं है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि आथा के बिना भी, शाही महारानी के बिना भी, सैमुअल अब भी मेरा दोस्त है जिसे मैं अपनी पीठ सौंप सकता हूँ। सैमुअल की आंखें चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाया। वैसे महाराज, मेरी एक और गुजारिश है। चूंकि इस मुकदमे की जिम्मेदारी आपकी है, तो क्या आप मुझे तीसरा स्थान दिला सकते हैं? चेनरुई दंग रह गया। वह जानता था कि सैमुअल कभी भी धोखा देने वाला इंसान नहीं था, इसलिए इस अनुरोध के पीछे कोई खास वजह जरूर होगी। अध्याय 844 वेरोनिका। इसमें कोई संदेह नहीं कि सैमुअल ने तुरंत धोखा देने का कारण बता दिया। धोखाधड़ी एक बेशर्मी भरा काम है जो सम्मान और निष्पक्षता को शर्मसार करता है। सैमुअल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं तीसरा स्थान पा सकूं।
तीसरे स्थान का पुरस्कार पवित्र मज्जा फल पाने के लिए मैं बस यही कर सकता हूँ। पवित्र मज्जा फल, क्या यह एक ऐसा खजाना है जो ताकत बढ़ा सकता है? सैमुअल एक पल के लिए हिचकिचाया। इसका ताकत बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही एकमात्र चीज़ है जो बचा सकती है। मैडम, वह शाही महारानी। चेन रूई चौंक गया। सैमुअल की उसके प्रति वफादारी पर कोई शक नहीं था, लेकिन अब वह नियमों के विरुद्ध जाकर शाही महारानी की बजाय महोदया को बचाने के लिए पवित्र मज्जा फल लेना ज्यादा पसंद करेगा। इससे चेन रूई थोड़ा उलझन में पड़ गया। सैमुअल को और भी अधिक आश्चर्य हुआ और उसने संकोच से पूछा, क्या महाराज को याद नहीं है? चेन रूई को और भी अजीब लगने लगा। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं दानव लोक में गिर गया था और मेरी बहुत सारी याददाश्त चली गई थी। तुमने जिस मैडम का जिक्र किया था वह कौन है? महाराज, सचमुच याद नहीं आ रहा। सैमुअल थोड़ा अजीब सा लगा। वह एक पल के लिए झिझका और आखिरकार एक नाम बोला, मैडम वेरोनिका। जैसे ही चेन रूई ने नाम सुना, उसकी आत्मा की गहराई में एक निश्चित स्मृति टुकड़ा अचानक कांप उठा और अनियंत्रित रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। कांपते हुए समुद्र की तरह गहरी खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। कोमल निगाहों में उदासी का स्पर्श था। यह मूल शरीर के स्वामी ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के तीसरे राजकुमार आर्थर की स्मृति का एक अंश था। हालांकि चेन रूई ने मुख्य नियंत्रक के रूप में आर्थर की स्मृति को एकीकृत कर लिया था, फिर भी वह अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद अपनी स्मृतियों से इन दो गहरी आंखों को मिटा या भुला नहीं सका। चेन रूई का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह घूंघट वाली औरत जिसने पिछली बार ड्रैगन ब्राइट कैपिटल येरोडिशा के शाही अखाड़े में पॉल और सैमुअल का द्वंद्व देखा था, उसके दिमाग में उभर आई। वही नीली आंखों वाली जोड़ी। इन आंखों का मालिक आर्थर का सबसे बड़ा जुनून था। उसकी चेतना भले ही गायब हो गई हो, पर जुनून अभी भी कायम था। चेन रूई की सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसने अपनी भावनाओं को दबाने से पहले एक गहरी सांस ली। सैमुअल ने यह दृश्य देखा और धीरे से आह भरी। बेशक महाराज बहुत कुछ भूल गए हैं, लेकिन आप उन्हें अभी भी नहीं भूल सकते। निश्चिंत रहें महाराज, केम्प्लॉट परिवार और मैं उस महोदया की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे जब तक कि महाराज साम्राज्य में वापस नहीं लौट जाते और वह महोदया सहित आपकी हर चीज वापस नहीं ले लेते। वेरोनिका। चेन रूई को वह नाम याद आया जिसने आर्थर की रूह को हिला दिया था। धड़कन को दबाते और उसके अनुकूल ढलते हुए उसे अचानक समझ आया, इसीलिए तो तुम पवित्र मज्जा फल पाने के लिए धोखा देने से नहीं हिचकिचाती। सीधे शब्दों में कहें तो सैमुअल तीसरे राजकुमार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए वह उस मैडम को बचाने के लिए पवित्र मज्जा फल प्राप्त करना चाहता था, जिसका आर्थर के साथ एक असामान्य रिश्ता था। उस महोदया का शरीर हमेशा से बीमार रहा है। इस बार ऐसा हुआ कि पवित्र मज्जा फल पक गया और ड्रैगन घाटी ने उसे इनाम के तौर पर ले लिया। तो सैमुअल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने इस मामले में महाराज के सामने पहले ही सैन्य आदेश जारी कर दिया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। चेन रूई ने सिर हिलाया, लेकिन यह आखिरी बार है। आगे से आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि मेरी तरफ से कोई खास अनुरोध न हो। अतीत की कुछ बातें, मेरी मौजूदा स्थिति, अगर जरूरी न हो तो मैं जानबूझकर इसमें हाथ नहीं डालूंगा। मुझे माफ करना महाराज, इस बार मैं थोड़ा गुस्ताख हो गया। सैमुअल फिर घुटनों के बल बैठ गया। मैं एक अहंकारी शब्द कहने की हिम्मत कर रहा हूं, महोदया की पहचान आखिरकार थोड़ी अजीब है। ये बहुत अच्छा हुआ कि महाराज इसे जाने दे सके। महाराज की आधिकारिक मंगेतर ब्लू ग्लोरी एम्पायर की रत्न राजकुमारी लैंडबिस हैं। चाहे रुतबा हो या बुद्धिमत्ता, राजकुमारी रॉयल हाइनेस महाराज के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। इसके अलावा ब्लू ग्लोरी एम्पायर में पवित्र अभयारण्य और योगिनी जनजाति थी। अगर महाराज कुछ बड़ी योजनाएं बनाना चाहते हैं तो इन शक्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अजीब पहचान, लैंडबिस, कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। चेन रूई समझ गया कि सुनहरे शूरवीर ने शायद कुछ गलत समझा होगा, लेकिन अभी समझाना असुविधाजनक था, इसलिए उसने सैमुअल को पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम धोखाधड़ी के कारण दुविधा में हो। तुम सफलता या असफलता की परवाह किए बिना पूरे विश्वास के साथ मुकदमे में भाग ले सकते हो। जहां तक पवित्र मज्जा फल की बात है, मैं इसे महान एल्डमेरिया से मांगूंगा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे और वेरोनिका के बीच पहले जो भी हुआ हो, अब आर्थर गायब हो गया है। पवित्र मज्जा फल का मिशन पूरा करने के बाद उससे जुड़ी घटनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मेरी भविष्य की योजनाएं चाहे जो भी हो या तीसरा राजकुमार ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य में फिर से प्रकट होगा या नहीं, तुम्हारा और केम्प्लॉट परिवार का शक्तिशाली प्रभाव सबसे बुनियादी शर्त है, समझे? हाँ महाराज। सैमुअल काफी उत्साहित लग रहा था। सब कुछ छोड़कर वास्तव में परीक्षण में भाग लेना ही वह स्वर्ण योद्धा सबसे ज्यादा चाहता था। बेशक गुरु के तरीकों और कौशल ने उसे और भी ज्यादा प्रशंसनीय बना दिया। दो महाशक्तिशाली ड्रैगनों को हराने के अलावा उसने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली महान वृद्ध ड्रैगन के साथ भी बराबरी की साझेदारी स्थापित कर ली।
बेशक स्वर्ण शूरवीर को यह नहीं पता था कि तथाकथित समानता वास्तव में उनकी बेटी के साथ यौन संबंध बनाने के आधार पर बनाई गई थी। आपने अपनी शक्ति में एक बड़ी सफलता हासिल की है और आप छद्मसंध की चरम अवस्था से बस एक कदम दूर हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आपने किस तरह का प्रशिक्षण लिया होगा। अगर इन कुछ दिनों में आपके पास समय हो तो मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। जब आप भविष्य में छद्मसंध की चरम अवस्था तक पहुंचेंगे तो मैं आपको एक विशेष शक्ति दूंगा ताकि आप यथाशीघ्र वास्तविक संतत्व को समझ सकें और उसमें प्रवेश कर सकें। चेन रुई जिस बारे में बात कर रहा था वह था स्टार प्रदान करना। स्टार प्रदान करने का वर्तमान कोटा पूरा हो चुका था, लेकिन जब तक वह अगले ध्रुव तारा स्तर तक पहुंच जाता तब तक उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्टार की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। वह उस समय सैमुअल को एक एस स्तर की उपाधि प्रदान कर सकता था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे दानव अधिपति संत की शक्ति का पहले से ही एहसास हो जाता। पिछली अंतर्दृष्टि और संचित बुनियादी स्टार पावर के परिशोधन के साथ इस सफलता में अधिक समय नहीं लगेगा। धन्यवाद महाराज। सैमुअल को इस बारे में कोई संदेह नहीं था क्योंकि उसने महाराज द्वारा किए गए चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। काली औषधियों, पौराणिक उपकरणों आदि का तो कहना ही क्या। उस समय तो वह केवल ताकत के मामले में ही उनके बराबर था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उनका सम्मान कर सकता था। सैमुअल के जाने के बाद चेन रुई गहरी सोच में डूब गया। वह वेरोनिका के कारण नहीं था, वह रहस्यमयी महिला जिसने आतंक की उत्तेजना जगाई थी, बल्कि इसलिए कि सैमुअल की बड़ी योजना ने उसे प्रेरणा की एक किरण दी थी। हालांकि यह सिर्फ एक कली या एक कल्पना ही थी, जैसे कि डार्क मून में मूल रूप से रची गई धन उगाही कांड। यह असंभव सी लगने वाली योजना अंततः पूरे फॉलन एंजल साम्राज्य के भाग्य का निर्धारण करने वाली कुंजी बन गई। उस समय वह बस एक शक्तिहीन दलित व्यक्ति था। बेशक ये वर्तमान में सिर्फ एक विचार था। अगर इसे साकार करना था तो इसके लिए चरणबद्ध प्रयासों की आवश्यकता होगी। चेन रुई ने मेरिया को ढूंढा और कहा कि उसे पवित्र मज्जा फल चाहिए। तब महान बुजुर्ग परी ड्रैगन ने बिना कुछ कहे उसे फल दे दिया। मैडम मेरिया, धन्यवाद। चेन रुई को उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास, जो बहुत ही नखरेबाज और मितव्ययी थी, बिना कारण पूछे इतनी आसानी से दे देगी। पुरस्कारों का क्या? हालांकि पवित्र मज्जा फल दुर्लभ है, फिर भी ड्रैगन घाटी में 2 हैं। मैंने कहा कि मैंने इसे प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया था और रॉयल मैजेस्टी पैग्रिस ने कुछ नहीं कहा। खैर, हमारी जोला के साथ अच्छा व्यवहार करना याद रखना। अगर मुझे पता चला कि तुम दूसरों को उससे ज्यादा तरजीह देते हो तो मैं तुम्हारी बाकी औरतों को मार डालूंगी। हालांकि मेरिया ने बेरहमी से कहा, वह वास्तव में इस दामाद को अपने परिवार जैसा मानती थी। जब अपने लोगों की रक्षा की बात आती थी तो ये सिर्फ ससुर एल्फ किंग का पेटेंट नहीं था। दरअसल एल्फ राजा भी एक बात भूल गया। एल्फ राजा द्वारा पेलिन की पिटाई के बाद ड्रैगन एल्डर के दूसरे एल्डर पेलिन कई एल्डर्स के साथ ड्रैगन सम्राट के पास अपील करने और स्पैन को कड़ी सजा देने की मांग करने के लिए जाने की तैयारी में थे। नतीजतन मेरिया ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया और कुछ समझाने के बाद नाक और चेहरे पर चोट के निशान वाले इन एल्डर्स ने आखिरकार अपनी योजना पूरी तरह से छोड़ दी। इतना ही नहीं, मेरिया ड्रैगन सम्राट पैग्रिस के पास ये शिकायत करने भी गया कि पेलिन का बेटा कर्रू जोला के साथ दुर्व्यवहार करने का इरादा रखता है, जिसके कारण जोला गायब हो गई है। वास्तव में पैगरिस को यह अच्छी तरह से पता था कि करू को जोला द्वारा तंग किया गया था, लेकिन अपनी बेटी को खोने के कारण महान बुजुर्ग के गुस्से को देखते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मेरिया पर एक शांत रणनीति का उपयोग करते हुए आंखें मूंद लीं। खैर, इस घटना के बाद पेलिन और अन्य बुजुर्ग जब मैडम महान बुजुर्ग को देखते हैं तो वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। रिचर्ड स्पेन उत्साह से एक वस्तु हाथ में लेकर दौड़ा। एल्फ किंग को पता था कि चेन रुई का असली नाम गुप्त है, इसलिए उसने उसे छद्म नाम से पुकारा। अंतिम परीक्षण की तुम्हारी असली युद्ध वस्तु कितनी दिलचस्प है। न सिर्फ अकेले युद्ध किया जा सकता है बल्कि टीम वर्क भी है। अद्भुत उपयोग। वैसे इसका नाम क्या है? सर स्पेन, आप इसे जादुई खेल का हेलमेट कह सकते हैं। इसमें होने वाली लड़ाई असल में जादुई खेल इन्फिनिट वॉरियर का ही एक हिस्सा है, या आप इसे मेरे द्वारा बनाया गया एक छोटा सा कालकोठरी भी कह सकते हैं। यह एक अद्भुत रचना है, आप अद्वितीय प्रतिभावान हैं। स्पेन ने चेन रुई की प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, दुर्भाग्य से रहस्यमय क्रिस्टल में संग्रहित राज्य शक्ति पर्याप्त नहीं है और इस स्तर से ऊपर वालों के लिए इसका उपयोग करना मुश्किल है। वरना मैं भी वहां जाकर नरसंहार करना चाहता हूं। हो सके तो क्या आप इसे और बेहतर बना सकते हैं? मनुष्यों के अलावा इस जादू के खेल में ड्रैगन और एल्फ जनजाति की विशेषताओं को भी प्रतिबिंबित किया जा सकता है ताकि प्रतियोगी अपनी विशेषताओं को मिलाकर अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। रेस सेटिंग। चेन रुई ने सिर हिलाया। असल में यह अगले गेम संस्करण के अपग्रेड के लिए उनके विचारों में से एक था, लेकिन स्पेन के शब्दों ने चेन रुई को याद दिलाया कि राक्षसों और मनुष्यों के अलावा ड्रैगन, एल्फ, गॉब्लिन, हॉबिट, ऑक्स वगैरह जैसी विशेष जातियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
चमकते हुए ससुर की ओर देखते हुए चेन रुई ने संकोच से पूछा, ये जादुई खेल वास्तविक युद्ध क्षमता को और बढ़ा सकता है? अगर सर को ज़रूरत हो तो मैं ड्रैगन और ड्रैगन शूरवीरों को प्रशिक्षण या मनोरंजन के लिए सुधार के बाद इसका पूरा संस्करण मुफ्त में उपलब्ध करा सकता हूँ। बेशक, ये सहयोग के लिए एक उपहार भी है। बस एक बात, मैं सिर्फ तैयार उत्पाद ही उपलब्ध कराता हूँ, तकनीक नहीं। चलो पहले इस प्रयोग का असर देख लेते हैं। अगर यह वाकई अच्छा रहा तो मुझे विश्वास है कि शाही महारानी पग्रिस भी इस उपहार को स्वीकार करके बहुत खुश होंगी। हालांकि मेरिया ने खुद इस जादू के खेल को नहीं आजमाया था, लेकिन उसे अपने पति की नज़र पर पूरा भरोसा था। जो भी चीज़ स्पैन की प्रशंसा पा सके वह ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। लगता है मेरी बेटी की आंखें काफ़ी अच्छी हैं। चेन रुई की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। इस बार मानव दुनिया में आने की अप्रत्याशित फसल वास्तव में छोटी नहीं थी। 3 दिन बाद मुकदमा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मुकदमे के मैदान में उतरे ड्रैगन शूरवीरों, खासकर जोशीले सैमुअल को देखकर चेन रुई ने एक जानबूझकर मुस्कान दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि इस बार नतीजे चाहे जो भी हों, इस सुनहरे शूरवीर को, जिसने अपने मानसिक बोझ से मुक्त हो चुका है, अब कोई पछतावा नहीं होगा। अध्याय 845 रॉयल हाइनेस रोमन। ड्रैगन शूरवीरों का परीक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। इस बार परीक्षण में 3 प्रमुख परीक्षण शामिल थे: जादुई जाल, टाइटन्स और पवन तत्वों के साथ वास्तविक युद्ध, और अनंत योद्धा ओएल, छोटा कालकोठरी संस्करण। ये तीनों चीज़ें सामान्य परीक्षणों से कहीं ज़्यादा समृद्ध और व्यापक थीं। इनमें सभी स्तरों की शक्तियों को लक्षित तरीके से ध्यान में रखा गया था, खासकर अनंत योद्धा ओएल के भ्रम परीक्षण में। यह विधि अनोखी और रहस्यमयी थी और बेहद कठिन भी। इसमें न केवल व्यक्तिगत शक्तियों का परीक्षण किया गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से टीम वर्क का परीक्षण किया गया। इस बार चेन रुई ने परीक्षण के लिए जो संस्करण उपलब्ध कराया वह वास्तव में पिछले परीक्षण खेल का एक सरलीकृत संस्करण था, जिसमें केवल एक साधारण कालकोठरी में प्रवेश किया जा सकता था। फिर भी इसने ड्रैगन और ड्रैगन शूरवीरों में गहरी रुचि जगाई। प्रतिभागियों के आग्रह पर अनंत योद्धा ओएल परीक्षण 3 बार दोहराया गया। चेन रुई ने सैमुअल को पहले से अभ्यास का मौका नहीं दिया था, लेकिन दानवलोक और मानव जगत में स्वर्ण योद्धा के अनुभव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वह सबसे शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह अपने साथियों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने और सर्वोत्तम युद्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए संगठित कर सकता था, इसलिए उसे ड्रैगन का उच्च मूल्यांकन प्राप्त हुआ। उसका अंतिम कुल स्कोर 10वां था, जो अभी भी कई वास्तविक संत दिग्गजों से ऊपर था। ये पहले से ही एक उत्कृष्ट परिणाम था। स्टॉर्मलैंड का परीक्षण प्रभाव और प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से अच्छी थी। यहाँ तक कि एल्डर रेड ड्रैगन, जो चेन रुई के बारे में कुछ राय रखते थे, भी आश्चर्यचकित रह गए। इस बार चेन रुई ने स्टॉर्मलैंड में स्काई व्हील की कुछ सुविधाओं की मरम्मत की और उसने एक मुख्य उपकरण बनाया जो भक्त के हृदय को एकीकृत करता था, जो स्टॉर्मलैंड में अनंत योद्धा ओएल लैंड के एक सरलीकृत संस्करण के निर्माण के बराबर था। हालांकि मुख्य उपकरण और जादुई हेलमेट पर लगे रहस्यमय क्रिस्टल दोनों की ऊर्जा सीमित थी और ऊर्जा समाप्त होने पर उन्हें मैन्युअल रूप से भरना पड़ता था। इसका मतलब था कि अगर ड्रैगन और ड्रैगन शूरवीरों को इस जादुई खेल का प्रशिक्षण लेना था या फिर से प्रयास करना था, तो उन्हें फिर से स्टॉर्मलैंड आना पड़ता था। बेशक ये संक्रमण काल में एक सुविधाजनक उपाय मात्र था। चेन रुई का विचार था कि अनंत योद्धा का एक मानव विश्व संस्करण बनाया जाए, जिसमें आकाश चक्र को उजड़े हुए सभ्यता शहर का केंद्र बनाया जाए, फिर धीरे धीरे अनंत योद्धा ओएल को मानव लोक में फैलाया जाए। हालांकि यहाँ बड़ी तकनीकी समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जादू के खेल का केंद्रीय केंद्र प्राचीन सभ्यता का जीवन क्रिस्टल था। सितारों का शहर अब निश्चित रूप से दानव लोक से मानव लोक तक नहीं पहुंच पाएगा, और आकाश चक्र का जीवन क्रिस्टल चेन रुई द्वारा बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि वह नियंत्रणीय नहीं था। इसलिए अब एक प्रतिस्थापन कोर क्रिस्टल बनाना आवश्यक था। इस क्रिस्टल को खेल और विश्वास उत्पादन को नियंत्रित करने के अलावा अन्य कार्यों की आवश्यकता नहीं थी। जब तक इस समस्या का समाधान हो सकता था, तब तक अनंत योद्धा ओएल को ड्रैगन, एल्फ जनजाति और यहाँ तक कि संपूर्ण मानव जगत तक फैलाना कोई स्वप्न नहीं था। यह आस्था आय और मानव विश्व की दीर्घकालिक रणनीति के संदर्भ में एक बड़ी सफलता थी। ड्रैगन के परीक्षणों के बाद ग्रिफॉन सवार ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य में लौट आए। मेरिया और स्पैन ड्रैगन और ड्रैगन सवारों के साथ ड्रैगन घाटी लौट आए। जाने से पहले स्पैन ने चेन रुई को एक पुस्तिका दी जिसमें जादू के घेरे पर उनके निजी अनुभव दर्ज थे। स्पैन का जादू का घेरा महागुरु की अवस्था तक पहुंच चुका था, इसलिए यह पुस्तिका स्वाभाविक रूप से अमूल्य थी। पंक्तियों को देखकर लगता है कि आजकल इसे लिखा जाना चाहिए। जब चेन रुई ने पुस्तिका को हाथ में लिया तो उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। चेन रुई सीधे ड्रैगन ब्राइट एम्पायर नहीं गया, बल्कि उसने सैमुअल को पवित्र मज्जा फल दे दिया। दैत्यों को, आकाश चक्र के खंडहरों को और साफ करने का निर्देश देने के बाद उसने तारा द्वार खोला और दानव क्षेत्र के डार्क मून के निवास पर लौट आया।
जैसे ही वह वापस आया, उसने आंगन में लोगों का एक घेरा देखा। पैग्लियो, क्रोबेलिस, एथेना, किया, इसाबेला, एलिस, रोमन, डेलिया, ओलिफियस, एडेलिन, हेलेन और एक डोडो, जोला, जिसे बंद कमरे में प्रशिक्षण दिया गया था, और शिया, जो व्यस्त थी और बाहर नहीं जा सकती थी, को छोड़कर लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। चेन रुई अचंभित रह गई। जाहिर है, पब्लिक ट्रायल मीटिंग का माहौल। मुझे याद है पिछली बार भी मैं पब्लिक ट्रायल का निशाना बनी थी, लेकिन इस बार लगता है कि कोई और बदकिस्मत इंसान है। छोटी लोली की आंखें बहुत तेज थीं। उसने तुरंत चेन रुई को देखा, खुशी से उछल पड़ी और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, जल्दी आओ। चेन रुई को लगा कि इस छोटी लोली ने इसाबेला और दूसरों के सामने जानबूझकर अपना शरीर उसकी बांह की ओर कर दिया। हालांकि वह छोटी लोली अभी किशोरी ही थी जिसने आकार लेना शुरू किया था, फिर भी उसे थोड़ा नया सा एहसास हुआ। चेन रुई के छूटने से पहले ही उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया गया। इस बार वह मिस ब्लैक ड्रैगन थी। बॉस, आप वापस आ गए। कीमियागर गुरु प्रतियोगिता में चेन रुई को दुश्मन ड्रेकोलिच ओक्लियस को मारते हुए देखने के बाद सुश्री ब्लैक ड्रैगन के दिल की गांठ आखिरकार पूरी तरह से खुल गई। साथ ही दुष्ट शिष्य की शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी और आध्यात्मिक छाप को मिटा रही थी। ओलिफियस की ट्रिगर घटना छोटी होती जा रही थी। चेन रुई के प्रति उसके मन में भी एक तरह का लगाव या निर्भरता का भाव था जो इसाबेला जैसा ही था। हालांकि एथेना की मुस्कान उदार थी और इसाबेला की मुस्कान उदासीन। बस छोटी नौकरानी ने असंतुष्टि से अपने होंठ सिकुड़े। चेन रुई अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। वह धीरे से दोनों छोटी लड़कियों के चंगुल से छूटा, पास गया और पूछा, तुम सब क्या कर रही हो? बॉस, हम रोमन से पूछताछ कर रहे हैं, सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने पहले जवाब दिया। रोमन? चेन रुई अचंभित रह गया और उसने अपने भतीजे की ओर देखा जो घेरे के केंद्र में बेचैन था। चेन रुई ने डेलिया को ठंडे चेहरे से देखा और तुरंत अपने मन में कुछ बातें सोची। यही आदमी पहले भी कई बार सबसे पहले कूदकर स्थिति बिगाड़ चुका है। उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। रोमन असल में एक जमे हुए बैंगन जैसा दिखता था। चेन रुई को देखकर उसे लगा जैसे उसे अपना रक्षक मिल गया हो। वह जोर से रोते हुए सर अंकल के पैर से लिपट गया। नेता, मदद करो, मुझे अपने साथ नरक में मत ले जाओ। चेन रुई चौंक गया और बिना शर्माए भीड़ से बोला, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। सर अंकल, रोमन रोया, आपका क्या मतलब है? भले ही आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन मैडम आंटी की खातिर आपको मेरी बेगुनाही साबित करनी होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि मासूमियत शब्द का तुमसे कोई लेना देना है? चेन रुई ने जोर से पैर हिलाया, लेकिन यह आदमी बेरहम लग रहा था। वह जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बेबसी से पूछा, मुझे कौन बता सकता है? इस आदमी ने क्या किया? ये और कुछ नहीं, बल्कि दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाना है। छोटी लोली ने अनुभव से अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैडम आंटी ने भी आह भरी। इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, रोमन। मैं पूरी तरह से डेलिया के पक्ष में हूं। एथेना ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल डेलिया की पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना दी। डेलिया की आंखें लाल थीं, लेकिन वह चुप थी। सच बता। चेन रुई ने उस आदमी को, जो उसका पैर पकड़े हुए था, जोर से थप्पड़ मारा। इस बार तुमने किस विधवा से पंगा लिया? वाह बॉस, आप कमाल के हैं। आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं? मिस ब्लैक ड्रैगन ने हैरानी से पूछा। इसे कहते हैं एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। उसके साथ पुरुषों का होना भी अच्छी बात नहीं है। वह दुष्ट मुंह निस्संदेह छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी का था। सुश्री बेटी ने मास्टर पॉइजन ड्रैगन की ओर सतर्कता से देखा। आत्मा पराजित मास्टर पॉइजन ड्रैगन ने दुर्भाग्य का शिकार बनने के डर से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दरअसल ये मेडिलू है, रोमन ने उदास चेहरे के साथ कहा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी है कि मैंने उसे जेरगल किले में बचाया था। लीडर, आपने ही उसे बचाने के लिए मेरा इंतजाम किया था। एथेना ने अंततः असंतोष में कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या मेडिलू तुम्हें ढूंढने डार्क मून पर आएगा? और डार्क शैडो एम्पायर के रीजेंट फ्रांस ने कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल करके बहन पर इस आदमी को दामाद बनाने के लिए दबाव डाला। छोटी लोली ने एक और धमाका किया। मालकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मुख्य पत्नी की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। इस बार ये छोटी नौकरानी थी जिसने आग में घी डालने का काम किया। लगातार बमबारी के कारण मास्टर रोमन का एचपी मूल्य गिर गया और उनकी लूट भी लगभग खत्म होने वाली थी। तभी चेन रुई को समझ आया कि क्या हुआ। रोमन डार्क शैडो एम्पायर में शामिल होने जा रहा है। रुको, मेडिलू, जेरगल किला। चेन रुई को अंततः याद आया कि यह मालकिन मेडिलू कैथरीन की चाचा, डार्क शैडो साम्राज्य के रीजेंट फ्रांस की बेटी और ब्रोक की पत्नी थी। उस समय ब्रोक ने फ्रांस को बचाने की योजना बनाई और महारानी के चाचा का दामाद बन गया। फिर फ्रांस के रिश्ते के बल पर डार्क शैडो साम्राज्य की सेना में नंबर 1 व्यक्ति बन गया। बाद में उसने अपना भयानक रूप दिखाया। फ्रांस और उसकी बेटी को जेरगल किले में ले जाया गया और कैथरीन को धमकाने के लिए कैद कर लिया गया।
इतना ही नहीं, उसने मेडिलू को नियंत्रित करने के लिए आत्मा बंधन का भी इस्तेमाल किया। वह अक्सर उसे प्रताड़ित करता और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। खासकर जब ब्रोक ने अपना आधा शरीर खो दिया और अशक्त हो गया तो उसे जीवित नरक जैसी यातनाएं दी गईं। जब चेन रुई रोमन को ब्रोक से निपटने के लिए जेरगल किले में ले गया तब रोमन ने उसे बचाया। शायद यही कारण है कि आघातग्रस्त मेडिलू के मन में रोमन के प्रति अच्छी धारणा है। चेन रुई को आखिरकार इस सार्वजनिक सुनवाई की वजह समझ आ गई। ये सच था कि एक भतीजे को औरतों के साथ खिलवाड़ करना पसंद था, लेकिन हर बार जब वह डेलिया की सेवा करने के लिए वापस जाता तो डेलिया उसकी बात अनसुनी कर देती। हालांकि इस बार मामला बिल्कुल अलग था, लेकिन चेन रुई एक खास आदमी के गुणों से अच्छी तरह वाकिफ था। ये कहना नामुमकिन था कि वह सचमुच सुंदरता और ताकत का लालची था और डेलिया को छोड़ देना चाहता था। मैंने उसे छुड़ाने के लिए तुम्हारा इंतजाम किया था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हुकअप वगैरह का इंतजाम नहीं किया था। तुम जल्द ही डार्क शैडो एम्पायर के रीजेंट दामाद बन जाओगे। आगे का रास्ता आसान है। बधाई हो महाराज रोमन। चेन रुई के एक वाक्य ने क्लासमेट नेफ्यू को रसातल में धकेल दिया। मैंने उस मेडिलू को भी देखा है। असमोडियस शाही परिवार बहुत खूबसूरत है, साथ ही डार्क शैडो एम्पायर की ताकत भी। अगर मैं हूं तो मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी भी यहाँ हिचकिचाहट का नाटक क्यों कर रहे हो? रोमन पसीने से तरबतर हो गया। सर अंकल, ऐसे बदला कोई नहीं लेता। डेलिया सचमुच बहुत नाराज है। याद है जब तुम साइलेंट नाइट वेटलैंड में थे तो तुमने डेलिया को मुझे सौंप दिया था, है ना? अच्छा, तुम अपने राजकुमार के दामाद बन जाओ और मैं डेलिया का ख्याल रखूंगा। सब दंग रह गए। ये कैसा मोड़ है? दोस्तों की बीवियां भी तो स्वागत में हैं। सिर्फ डेलिया और रोमन ही समझ पाए। चेन रुई ने जानबूझकर साइलेंट नाइट वेटलैंड का जिक्र किया था। शुरुआत में तीनों ज्यादा मजबूत नहीं थे। ब्रोक के छिपे हुए हमले का सामना करते हुए जिंदगी मरण का सवाल पहले से ही था। रोमन अपनी जान देकर ब्रोक को रोकना चाहता था, इसलिए उसने चेन रुई को डेलिया की देखभाल करने देने के लिए कहा। इसी तरह डेलिया भी रोमन की जान की बाजी लगाकर रक्षा करना चाहती थी। अचानक डेलिया और रोमन को नेता का इरादा समझ आ गया। उन्होंने साथ मिलकर कितनी मुश्किलें और दर्द झेले थे और वे बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते थे। क्या कोई ऐसी मुश्किलें थीं जिनका सामना नहीं किया जा सकता था? ऐसी कौन सी बाधाएं थीं जिनका वे साथ मिलकर सामना नहीं कर सकते थे? अंततः डेलिया की आंखें धीरे धीरे नरम पड़ गईं और एथेना, इसाबेला और अन्य लोगों ने, जिन्होंने ये देखा, चुपके से सिर हिलाया। बेहद बेशर्म, नीच और अश्लील। छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी ने चेन रुई की निगाहों को और भी अधिक तिरस्कार से देखा। मास्टर वास्तव में प्रभावशाली हैं। स्लाइम, जो इसके बारे में नहीं जानता था, उसने चेन रुई की निगाहों को देखा और उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। टीएल, क्या मानव जगत में जादू का खेल फैलाना आसान होगा? उसका साम्राज्यों से कोई संबंध नहीं था, सिवाय अपनी पहचान के, और मानव जगत में और भी कई अर्धदेवता प्रतीत होते हैं। क्या वे विश्वास अर्जित करने की उसकी योजना का पता नहीं लगा पाएंगे? अध्याय 846, बूढ़े ड्रैगन सम्राट के ससुर का आगमन। रोमन असल में बहुत बदकिस्मत था। हालांकि जेरगल किले और मेडिलू में पहले भी उसे थोड़ी सी इश्कबाजी का एहसास हुआ था, उसने उसे बस अपना असली नाम बताया और डार्क मून में होने जैसी कोई और बात नहीं बताई। फिर वह बिना किसी खबर के जेरगल किले से चला गया, बिल्कुल किसी उपन्यास में विधवा प्रेमी की तरह। वह वीरतापूर्वक आया और बेरोक-टोक चला गया, अपना नाम छिपाते हुए और कोई निशान पीछे नहीं छोड़ते हुए। हालांकि प्लेबॉय होने के अपने ही परिणाम थे। राजधानी में कीमियागर मास्टर प्रतियोगिता के दौरान डार्क शैडो साम्राज्य के शासक प्रतिनिधि के रूप में रीजेंट फ्रांस ने गलती से उद्धारकर्ता रोमन को खोज लिया। अनुभवी रीजेंट ने रोमन से तुरंत संपर्क नहीं किया, लेकिन उसने किसी को जांच के लिए भेजा। पता चला कि रोमन डार्क मून लॉर्ड एथेना और अन्य लोगों के बहुत करीब था। प्रतियोगिता के बाद वे दोनों डार्क मून एस्टेट में भी साथ साथ लौटे। उसे पूरा यकीन था कि रोमन डार्क मून एस्टेट में ही था। डार्क शैडो एम्पायर की मेडिलू को अपने पिता से खबर मिली और वह तुरंत डार्क मून एस्टेट पहुंची, लेकिन संयोग से उसकी मुलाकात डेलिया से हो गई। डेलिया मेडिलू के पूर्व पति की छोटी बहन थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ सहानुभूति रख सकती थीं क्योंकि वे दोनों ब्रोक के नियंत्रण में थीं। डेलिया ब्रोक की निगरानी से बच निकली और मेडिलू की मदद से साइलेंट नाइट वेटलैंड पहुंच गई। अंत में ब्रोक की मृत्यु हो गई और मेडिलू और डेलिया को यातना देने वाले आत्मा बंधन रद्द कर दिए गए। डेलिया के भाग जाने के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात थी। यह एक सरप्राइज रियूनियन था, लेकिन जब मेडिलू ने शर्माते हुए डेलिया से किसी व्यक्ति के बारे में पूछा तो ये सरप्राइज सदमे में बदल गया। ये दिल दहला देने वाला दृश्य त्रासदी में बदल गया। रोमन बिना कुछ किए ही मुसीबत में फंस गया था। चेन रुई की चतुराईपूर्ण मध्यस्थता के बाद उनके बीच के अंतर्विरोध आखिरकार शांत हो गए। बेशक अंतर्विरोधों को सुलझाने का तरीका वाकई थोड़ा अजीब था। छोटी जलपरी राजकुमारी का क्रूर मुंह,
छोटी लोली का दिल टूटने वाला भाव, छोटी नौकरानी की नाराजगी भरी निगाहें, मैडम आंटी का तो तुम डेलिया पर नजर गड़ाए बैठी थी वाला मेमो, मास्टर पॉइजन ड्रैगन का सुश्री बेटी के सामने सतर्कता से खड़ा होना, और दूसरे दृश्य चेन रुई को लगा जैसे वह खुद को ही हरा रहा है। अब जबकि मेडिलू अभी भी डार्क मून में था और डार्क शैडो साम्राज्य का कूटनीतिक दबाव अभी भी बना हुआ था, मामला सुलझ नहीं पाया। रीजेंट फ्रांस ने कृतज्ञता के बदले के नाम पर शिया के सामने ये प्रस्ताव रखा। डार्क शैडो साम्राज्य के रीजेंट द्वारा फॉलेन एंजल साम्राज्य के एक नागरिक की भर्ती रोमन के लिए व्यक्तिगत रूप से और दोनों साम्राज्यों की मित्रता के लिए एक बड़ा लाभ था। विभिन्न कारणों से ये भर्ती वर्तमान में केवल डार्क शैडो साम्राज्य के दूत द्वारा शिया के सामने निजी तौर पर प्रस्तावित की गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसाबेला, एथेना और अन्य लोगों के डेलिया के साथ लंबी बातचीत के बाद इसाबेला आंटी रोमन के रूप में सामने आईं और मालकिन मेडिलू से मिलनी। दरअसल मेडिलू को डेलिया और रोमन के रिश्ते के बारे में कभी पता ही नहीं चला और वह अभी भी डेलिया के होटल में खबर का इंतजार कर रही थी। इसाबेला की पूरी बात सुनकर मेडिलू बहुत हैरान हुई, लेकिन उसे पता चला कि रोमन की प्रेमिका असल में डेलिया थी और डेलिया हर कीमत पर भाग गई थी और रोमन के लिए आत्मा के बंधन का दर्द भी सह रही थी। यदि ऐसा था तो रोमन द्वारा जेरगल किले में ब्रोक से लड़ने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। निराश मेडिलू ने आगे कोई उलझन नहीं बनाई और वह चुपचाप डार्क मून से चली गई। एक गुप्तचर की खबर के अनुसार उदास मेडिलू की मुलाकात डेलिया से हुई, जो रोमन को उपनगरों में ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि तीनों काफी देर से बातें कर रहे थे। दोनों पक्षों की सतर्कता के कारण बातचीत का मुख्य विषय अज्ञात था। फिर भी जब मेडिलू आखिरकार चली गई तो उसकी गति काफी हल्की लग रही थी। इसके तुरंत बाद डार्क शैडो साम्राज्य के दूत ने फॉलन एंजल कैपिटल को छोड़ दिया और दामाद घटना समाप्त हो गई। इसके बाद चेन रुई ने दो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ सिटी ऑफ स्टॉर्स पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, खेल के कोर क्रिस्टल का प्रयोग, दूसरा, टाइटन्स का निर्माण। इसके अलावा इन्फिनिट वॉरियर ओएल के संस्करण उन्नयन और मानव विश्व गेम संस्करण के निर्माण को भी एजेंडे में रखा गया था। प्राचीन सभ्यताओं का केंद्रीय जीवन क्रिस्टल अद्वितीय था। एक शहर में केवल एक ही क्रिस्टल मौजूद हो सकता था जो पूरे शहर और कीमिया जीवों को नियंत्रित करता था। हालांकि स्तर 5 से ऊपर की सभ्यता की राजधानियों में एक उपनिकाय कार्य होता था जो जीवन क्रिस्टल की प्रतिकृति को अलग कर सकता था, जिसका अधिकार मूल निकाय से कम था। प्रतिकृति क्रिस्टल का उपयोग राजधानी के नियंत्रण में एक द्वितीयक शहर बनाने और धीरे धीरे एक वास्तविक साम्राज्य में विस्तार करने के लिए किया जा सकता था। यही प्राचीन कीमिया सभ्यता साम्राज्य की उत्पत्ति थी। सितारों का शहर फिलहाल सिर्फ एक स्तर 3 सभ्यता वाला शहर था। मौजूदा हालात को देखते हुए स्तर 4 तक पहुंचना तो दूर, स्तर 5 की राजधानी तक पहुंचना भी लगभग नामुमकिन था। हालांकि चेन रुई शहर के कामकाज को नियंत्रित और पुनर्जीवित नहीं करना चाहता था, बल्कि सिर्फ एक गेम कंसोल सीपीयू बनाना चाहता था। अब अनंत योद्धा ओएल के पास ढेर सारा डेटा और संदर्भ सामग्री थी। क्रिस्टल फीनिक्स की गणना के अनुसार यह विचार पूरी तरह से संभव था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी सामग्री युआन क्रिस्टल की जरूरत थी, जिसमें जीवन शक्ति युआन शामिल था जिससे जीवन क्रिस्टल बनता है। यह अपूरणीय था, यहाँ तक कि उस तल में भी जहाँ प्राचीन कीमिया सभ्यता स्थित थी, यह अत्यंत दुर्लभ था। जब तक वह इस युआन क्रिस्टल को प्राप्त कर सकता है, वह न केवल गेम कंट्रोल कोर क्रिस्टल का सफलतापूर्वक निर्माण कर सकता है जो चेन रुई चाहता था, बल्कि यह क्रिस्टल फीनिक्स की क्षमता को भी बहुत बढ़ाएगा और यहाँ तक कि एक ऐसी शक्ति भी प्राप्त करेगा जो स्तर 4 और स्तर 5 सभ्यता के कोर क्रिस्टल के बराबर थी। टाइटन्स के लिए क्रिस्टल फीनिक्स ने डोरोडा के क्रिस्टल बोर्ड के डिज़ाइन से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियों को इकट्ठा करके एक निर्माण योजना तैयार कर ली थी। पवन तत्वों के अपरिहार्य विंड कोर को छोड़कर बाकी सभी सामग्रियों की छँटाई और गणना कर ली गई थी। मौजूदा स्टॉक को देखते हुए केवल एक मुख्य सामग्री की कमी थी, वह थी टाइटन्स के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक थंडर नाइट्रेट। थंडर नाइट्रेट एक जादुई पदार्थ था जो बिना किसी प्रतिरोध के वायु तत्व जादू का संचालन और उसे निखार सकता था। ये पदार्थ दानव लोक में विशेष रूप से दुर्लभ नहीं था, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर हथियार या वस्तुएं बनाते समय एक योजक के रूप में किया जाता था। इसकी आवश्यक मात्रा बहुत अधिक नहीं थी और उत्पादन अपेक्षाकृत सीमित था। चेन रुई के ज्ञान के अनुसार डार्क मून सिटी की सभी जादू की दुकानों में थंडर नाइट्रेट की कुल मात्रा संभवतः टाइटन्स की केवल एक भुजा बनाने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि अगला कदम भारी मात्रा में थंडर नाइट्रेट हासिल करना था। जहां तक टाइटन्स पर नियंत्रण की बात है तो चिंता की कोई बात नहीं थी। टाइटन्स के नेता ओशनस ने पहले ही कमांडर विल्क की पेशकश कर दी थी और उसे चेन रुई की आध्यात्मिक छाप ने आत्मसात कर लिया था। टाइटन्स की आत्मा में इच्छाशक्ति का संचार हो गया था और वे चेन रुई की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते, लेकिन एक शर्त ये थी कि यह इच्छाशक्ति उन टाइटन्स को, जो स्वयं नेता भी थे, वश में नहीं कर सकती थी। एक बार जब कोई टाइटन्स का नेता प्रकट हो जाता तो दूसरे तरीके अपनाने पड़ते।
अगर वह सचमुच उसे नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह उसे नष्ट करने पर विचार कर सकता था। एक दिन चेन रूई सितारों के शहर में अनंत योद्धा ओएल के नए रेस संस्करण को डिबग कर रहा था। तभी उसे अचानक इसाबेला का एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसमें उसे डार्क मून निवास पर वापस लौटने के लिए कहा गया था। चेन रूई जानता था कि इसाबेला उसे बिना किसी कारण के नहीं बुलाएगी, इसलिए उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया, स्टार गेट खोला और निवास पर लौट आया। जैसे ही वह अंतरिक्ष द्वार से बाहर आया, उसने एक प्रतिष्ठित और परिचित अतिथि को देखा। चेन रूई चौंका, फिर उसने जल्दी से झुककर कहा, सर ऑगलस। ये पता चला कि यह पुराने ड्रैगन सम्राट ससुर ऑगलस थे जो डार्क मून पर आए थे। पिछली बार की तुलना में ऑगलस की सांसें ज्यादा रुकी हुई थीं। बाहर कोई खास भाव भंगिमा नहीं थी और उसकी आंखें एकदम साफ थीं। जितना ज्यादा वह उसे देखता, उसका चेहरा उतना ही धुंधला होता जाता। उसकी आत्मा में समाया हुआ संयम और भी साफ होता जा रहा था। चेन रूई ने यह एहसास सिर्फ शैतान और राफेल से ही महसूस किया था। हालांकि ऑगलस की सांसें चेन रूई को काफी कमजोर लग रही थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यह इस बात का संकेत था कि उसकी ताकत एक खास ऊंचाई पर पहुंच गई थी। चूंकि उन्होंने ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए ऑगलस की ताकत हमेशा विश्लेषणात्मक आंखों में निर्धारित करने में असमर्थ के रूप में प्रदर्शित होती थी। पवित्र ड्रैगन रोड्रिगेज को हराने के बाद प्राप्त छद्म देवता के ड्रैगन पावर सार को याद करते हुए चेन रूई की आंखें चमक उठीं। सर ऑगलस, क्या आपने सफलतापूर्वक छद्म देवता में प्रवेश कर लिया है? ऑगलस हल्का सा मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं। जब चेन रूई ने उस नज़र को देखा तो उसे लगा जैसे वह अनंत तारों वाले आकाश में फंस गया है और खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा है। उसने अपना मन एकाग्र किया और उसकी चेतना तारों वाले आकाश को समेटने के लिए महामंडल के सौरमंडल में बदल गई, इससे पहले कि वह अंततः उस नज़र की शक्ति से मुक्त हो पाता। ऑगलस ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन रूई इतनी जल्दी उससे छुटकारा पा लेगा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी ताकत बढ़ाकर फिर से कोशिश करने ही वाला था कि मिस ब्लैक ड्रैगन बॉस का हाथ पकड़े चेन रूई के पास आ खड़ी हुई। पापा, बॉस आ गए हैं, आपको उन्हें इनाम देना चाहिए। सुश्री ब्लैक ड्रैगन के प्रकट होते ही सर ड्रैगन सम्राट का गहरा संयम तुरंत गायब हो गया। खासकर जब उन्होंने अपनी बेटी और चेन रूई की अंतरंग हरकतें देखीं तो उनकी मुस्कान एक दयालु और विनम्र पिता की तरह और भी स्पष्ट हो गई। चेन रूई हैरान रह गया, कौन सा इनाम? ओक्लियस, तुम्हारे हाथों मारा गया है ना? ऑगलस ने कहा, हालांकि तुम्हारी ताकत पिछली बार की तुलना में बढ़ गई है, फिर भी यह राज्य के स्तर से कुछ दूरी पर है। क्या ऐसा हो सकता है कि ओक्लियस की ताकत इस स्तर तक गिर गई हो? या तुमने कोई और तरीका अपनाया था? नहीं पापा, ओलिफियस ने पहले कहा, बॉस बहुत ताकतवर है। जिस ड्रेकोलिच ने मेरी मां को मारा था उसका सफाया खुद बॉस ने किया था। बहन, पैग्लियो, बेटी और बाकी लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। उस दिन वहां बहुत बहुत ज्यादा दर्शक थे। ड्रैकोलिच। ऑगलस की नज़रों में दुख की एक झलक थी। ओक्लियस वास्तव में इस रास्ते पर चला गया। खैर चेन रूई, शुक्रिया। मुझे यही करना चाहिए। चूंकि वह ओलिफियस का दुश्मन है, इसलिए वह मेरा भी दुश्मन है। चेन रूई ने मिस ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा। दरअसल उस समय ओक्लियस एक प्राचीन रून नियम से बंधा हुआ था, इसलिए उसकी ताकत बहुत कमज़ोर थी। इसके अलावा वह जीवन पेटी के साथ न तो बच सकता था और न ही पुनर्जीवित हो सकता था, वरना मैं उसे खत्म नहीं कर पाता। ऑगलस ने सहमति में सिर हिलाया। मैं यहाँ मुख्यतः दो कामों के लिए आया हूँ। पहला, ओलिफियस के आध्यात्मिक छाप नियंत्रण को रद्द करना, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि उसकी आध्यात्मिक छाप आधी से भी कमज़ोर हो गई है और जल्द ही इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ओक्लियस की मौत का कारण। ये दो काम। तुमने अच्छा काम किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बस कह दो। चेन रूई ने महसूस किया कि मिस ब्लैक ड्रैगन का हाथ उसकी बांह पर कस गया है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, वह अवाक रह गया जब उसने पाया कि चूजे की आंखें में बदल गई थीं। उसे अचानक एक विचार आया, मुझे ढेर सारा थंडर नाइट्रेट चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। साथ ही युआन क्रिस्टल भी। मुझे नहीं पता कि सर ये दोनों इच्छाएं पूरी कर पाएंगे या नहीं। युआन क्रिस्टल थोड़ा परेशानी भरा है, मैं बस कुछ सुराग दे सकता हूँ। जहाँ तक थंडर नाइट्रेट की बात है तो वह कोई समस्या नहीं है। इस बार मैं जिस ड्रैगन को साथ लाया था उसने एक बार एलडब्ल्यू ड्रैगन सोरियन को शर्त में हराकर एक विशाल विंड ड्रैगन द्वीप जीत लिया था। उस द्वीप पर उच्च शुद्धता वाला थंडर नाइट्रेट अयस्क भारी मात्रा में है। ऑगलस की आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया। वह आदमी आंगन में है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम मानसिक रूप से तैयार रहो क्योंकि तुम्हें विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। टीएल, ड्रैगन से निपटना, ये पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अध्याय 847, ड्रैगन द्वीप का अजीब आदमी। एक अजीब चुनौती। चेन रूई हैरान था क्योंकि वह ऑगलस की अजीब निगाहों को देख रहा था, लेकिन सर ड्रैगन सम्राट ने बिना कुछ कहे शराब पी ली।
बूढ़े ससुर के इरादे को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह चाहते हैं कि मैं ड्रैगन से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करूं। उस ड्रैगन के पास वास्तव में एक द्वीप पर इतनी सारी उच्च शुद्धता वाली थंडर नाइट्रेट खदानें हैं। अगर बातचीत अच्छी रही तो टाइटन्स बनाने की सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी। जब चेन रुई ने यह सोचा तो उसने ऑगलस से दोबारा नहीं पूछा और वह ओलिफियस के पीछे पीछे आंगन तक गया। इससे पहले कि वह आंगन में पहुंचता, उसने दूर से एक अजनबी की आवाज़ सुनी। सुंदर सुश्री इसाबेला, आपकी सुंदरता और आकर्षण अतुलनीय है, खासकर चाय बनाते समय। मैंने अपने जीवन में ऐसा लावण्य और स्वभाव कभी नहीं देखा। अगर मैं इसे दूर से भी देखूं तो भी यह मादक लगता है। मैं आपकी कोमल मुस्कान के लिए 1000 साल नहीं 10,000 साल तक इंतजार करने को तैयार हूं। कृपया इस शानदार हरे रत्न गुलाब को स्वीकार करें जो मेरी हार्दिक प्रशंसा का प्रतीक है। मैडम आंटी मुस्कुराईं, ये दिल को छू लेने वाली तारीफ है, लेकिन बदकिस्मती से, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास पहले से ही एक ऐसा आदमी है जिसे मैं पसंद करती हूँ, इसलिए हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। और हाँ, ये गुलाब वाकई बहुत मनमोहक है। आह, कोई बात नहीं, दोस्ती और प्यार असल में सच्ची भावनाएं हैं। कृपया इसे हमारी सच्ची भावनाओं के साक्षी बनने की शुरुआत समझिए। चेन रुई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आवाज़ फिर से गूंजी, सुश्री किया, आप भी एक आकर्षक और बेमिसाल सुंदरी हैं। मैं आपके प्रति अपनी प्रशंसा और प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही उत्तम हैं। इस बारे में माफ़ करना, मेरे पास भी पहले से ही एक आदमी है, लेकिन तुम्हारा कबूलनामा वाकई दिल को छू गया है। मुझे अचानक बहुत विरोधाभासी लग रहा है। आह, तो मैं नीले पन्ने की अंगूठी स्वीकार कर लूंगा जो हमारी दोस्ती को साबित करती है। मैं ध्यान से तुम्हारा दिल छू लूंगा और उसे महसूस करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ सच्ची दोस्ती है। चेन रुई की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। हकीकत में ये कमीना अपनी प्यारी औरतों को रिझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे जाकर उस आदमी के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए था। हालांकि इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि आवाज़ साफ तौर पर औरतों जैसी थी। क्या ये वही ड्रैगन है जो ऑगलस के साथ आया था? एक मादा ड्रैगन जो सुंदर महिलाओं को आकर्षित करती है। चेन रुई को अंततः समझ में आ गया कि बूढ़े ससुर की अजीब निगाहों का क्या मतलब था। इस समय ओलिफियस अचानक स्वोश के साथ गायब हो गया। आंगन में ओलिफियस की उत्सुक आवाज़ गूंजी, लालारिया, मुझे भी हमारी दोस्ती का सबूत चाहिए। लालारिया, खैर, ये वास्तव में प्रसिद्ध लाला समलैंगिक है। सुश्री ओलिफियस। सुश्री ब्लैक ड्रैगन का सामना करते हुए लालारिया की आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। इस बारे में आपको कई बार सबूत मिल चुके हैं। एक बार फिर साबित करो, क्योंकि मैं बॉस को लेकर आई हूँ। वो लाल मूंगे की बाली हमारी दोस्ती की गवाही बने। बॉस। लालारिया ने सुश्री ब्लैक ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए देखा और चेन रुई, जो वहां से गुजर रहा था, ने अचानक महसूस किया कि एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति एक तीखे तीर की तरह उसके चेहरे की ओर तेजी से आ रही है, उसकी आत्मा को भेद रही है। उसने तुरंत सुपर सिस्टम की शक्ति को प्रवाहित किया और उस हमलावर शक्ति को निगलते हुए इस शक्ति के साथ आगे बढ़ा। आंगन में चलते हुए चेन रुई को आखिरकार उस अजीब मादा ड्रैगन का असली चेहरा दिखाई दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस लंबी और ताकतवर लड़की की उसने कल्पना की थी, उससे अलग ये सुश्री लाला सिर्फ 1.4 मीटर लंबी थीं और उनके छोटे काले बाल थे। चेहरे की बनावट नाजुक और मनमोहक थी और छाती बिल्कुल साधारण थी, बिल्कुल सपाट छाती वाली लोली की तरह। अप्रत्याशित रूप से इस लोली के चेहरे पर अभी भी 2 मूंछें चिपकी हुई थीं और उसने एक शानदार पुरुषों वाली पोशाक पहन रखी थी। इस दिखावटी रूप ने लोगों को अवाक कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ड्रैगन आइलैंड द्वारा निर्मित वस्तुएं अजीब होंगी। ये ध्यान देने योग्य है कि इस लोली की ताकत अद्भुत थी। एनालिटिकल आइज में डेटा इस प्रकार था। जाति ड्रैगन, काला ड्रैगन। व्यापक शक्ति मूल्यांकन SSSS जोड़। शारीरिक बनावट SSSS जोड़ शक्ति, SSSS जोड़ आध्यात्मिक, SSSS जोड़ गति, SSSS जोड़ विश्लेषण उच्च जादू प्रतिरक्षा काया तत्वों भक्षण आध्यात्मिक राक्षसी आंखें निडर। खतरे का स्तर अत्यंत खतरनाक। राज्य स्तर की काली ड्रैगन लोली का एक चरम चरण। इसके अलावा विश्लेषण में कई कौशल और विशेषताएं काफ़ी शक्तिशाली प्रतीत होती हैं। चेन रुई गुप्त रूप से सतर्क थी, मुझे इस सुश्री लाला के रूप से धोखा नहीं खाना चाहिए। ड्रैगन के बुजुर्ग आमतौर पर राज्य स्तर से ऊपर के शक्तिशाली होते हैं। इस मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने एक बार शर्त में LW ड्रैगन को हराकर एक विशाल द्वीप जीत लिया था। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मूंछों वाला चपटी छाती वाला लोली तुरंत चेन रुई के सामने प्रकट हुआ, उसे कुछ देर तक देखता रहा और फिर निराशा से उपहास करते हुए बोला, मुझे लगा था कि ओक्लियस को हराने वाला कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक ऐसा व्यक्ति था जो राज्य विजय में भी सफल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ओक्लियस की शक्ति राज्य के नीचे गिर गई है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक अजगर का मारा जाना शर्म की बात है।
चेन रूई ने बिना इनकार किए हल्के से मुस्कुराया और ओलिफियस तुरंत बोला, आपको बॉस के बारे में इस तरह बात करने की इजाज़त नहीं है। बॉस बहुत शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली? चपटी छाती वाली लोली ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, सुश्री ओलिफियस, इस कचरे से मूर्ख मत बनो। मैडम लालारिया, छोटी नौकरानी की असंतुष्ट आवाज़ सुनाई दी, हालांकि मैं आपसे दोस्ती करने को तैयार हूं, लेकिन अब जब आपने उस आदमी का अपमान किया है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूं, तो हमारी दोस्ती यहीं ख़त्म हो सकती है। मैं यह अंगूठी आपको लौटा दूंगी। यद्यपि छोटी नौकरानी ने मूंछों वाली सपाट छाती वाली लोली से पसंद की गई नीली पन्ना पक्षी की अंगूठी को कुशलता से स्वीकार करने से पहले जानबूझकर मना करने का अभिनय किया, जब उसने चेनरुई को लालारिया के अशिष्ट शब्द सुने तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अंगूठी लालारिया को वापस कर दी। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ठिठक गई, सुश्री किया, क्या यह आपका आदमी है? क्या यह आदमी सुश्री ओलिफियस का मंगेतर नहीं है? हाय मैडम, आंटी ने हल्की सी आह भरी और पछतावे के साथ उसे रत्न गुलाब थमा दिया। क्या सही कह रही है मैडम लालारिया? मुझे अफसोस है कि मुझे आपका तोहफा और दोस्ती छोड़नी पड़ रही है। 1 मिनट रुकिए मिस इसाबेला। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली दंग रह गई, फिर उसे एहसास हुआ, क्या वह भी आपका आदमी है? ये सही है मैडम लालारिया, हेलेन ने कहा, जहरीली छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी जो चुप थी। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, किसी कारण से मेरा भाग्य और भविष्य भी इस घृणित व्यक्ति के हाथों में है। लालारिया ने किया और इसाबेला की तरफ देखा, फिर ओलिफियस और हेलेन की तरफ देखा। वह बोली, मैं बहुत नाराज हूँ। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली की आंखों में गहरी ईर्ष्या, जलन और नफरत झलक रही थी। उसने चेन रूई की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ द्वंद्वयुद्ध करना चाहती हूँ। अपनी गान से द्वंद्वयुद्ध करो। चेन रूई का माथा अवाक रह गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैडम लालारिया, मुझे लगता है कि हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी है। सर ऑगलस ने ही मुझे आपके पास आकर चर्चा करने के लिए कहा था। महामहिम ऑगलस। लालारिया ने सुश्री ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा और अंततः रुककर बोली, हम? क्या बात है? मुझे विंड ड्रैगन द्वीप पर थंडर नाइट्रेट खदान की आवश्यकता है, कृपया मैडम। ठीक है, तुम मुझे हरा दोगे और विंड ड्रैगन द्वीप तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बड़ी दौलत भी दे सकता हूँ। अगर तुम हार गए तो मिस इसाबेला, मिस किया और मिस हेलेन मेरी हो जाएंगी। तुम्हारी और मिस ओलिफियस की सगाई भी रद्द कर देनी चाहिए। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन सर ऑगलस ने कहा, राजसी महामहिम ड्रैगन सम्राट भी निजी संपत्ति जबरदस्ती नहीं लूट सकते। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने ठिठोली करते हुए कहा, और तो और, मैं तो महामहिम द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी भी हूँ। जब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम्हें एक भी थंडर नाइट्रेट नहीं मिलेगा। पता चला कि यह लोली असल में ड्रैगन आइलैंड की वारिस है। उसकी प्रतिभा और ताकत को देखते हुए वह इसकी हकदार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ऑगलस उसे साथ ले आया। मेरा एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। चेन रूई ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, चाहे किसी भी तरह का दांव हो, मैं अपने प्रेमियों और दोस्तों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। बोलने के बाद सुश्री ब्लैक ड्रैगन, जो एक द्वीप और एक बड़ी संपत्ति को देखकर लगभग स्तब्ध थी, उछल पड़ी, द्वंद्वयुद्ध। बॉस, मुझे कोई समस्या नहीं है। चेन रूई। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने तुरंत जवाब दिया, मिस ओलिफियस भी मान गई हैं, इसलिए आपको मना करने का कोई हक नहीं है। खैर, ये शर्त मिस ओलिफियस की आज़ादी की है। अगर आप हार गईं तो आपको ये धोखेबाज शादी रद्द करनी होगी। धोखेबाज शादी? कौन किसे धोखा दे रहा है? चेन रूई के माथे की हरी नसें फड़क उठीं। जाहिर है, ड्रैगन द्वीप के मुखिया ऑगलस ने ही इस शादी का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। खैर, यह एक अच्छा सौदा है। अगर मैं जीत गया तो मुझे थंडर नाइट्रेट मिल सकता है। अगर मैं हार गया तो मैं मिस ब्लैक ड्रैगन के साथ अपनी सगाई रद्द कर सकता हूँ। खैर, मैंने हमेशा इस लड़की को अपनी छोटी बहन माना है। अगर बॉस जीत गया तो तुम्हें एक द्वीप और ढेर सारा धन मिल सकता है। मिस ब्लैक ड्रैगन, जिनकी पुतलियां काले क्रिस्टल के सिक्कों में बदल गई थीं, ने कभी आज़ादी के बारे में नहीं सोचा था और अगर बॉस हार गया तो सगाई रद्द कर देंगी। अब उनका मन पैसों से भरा हुआ था। मुझे लाभांश चाहिए। चून की डार्लिंग ओलिफियस शर्त लगाना चाहता है तो चलो लगा लेते हैं। मैं मध्यस्थ बनूंगा। दरअसल ड्रैगन द्वीप के मुखिया ने ही चेन रूई की ओर से उत्तर दिया था। सर ड्रैगन सम्राट किसी समय आंगन में आराम कुर्सी पर प्रकट हुए थे। उन्होंने बेहतरीन खुशबूदार बाजरे की शराब की एक बोतल ली और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। चेन रूई थोड़ा पसीने से तर थी। ये तुम्हारी अपनी प्यारी बेटी है, तुम उसे दांव पर लगा रहे हो। उसी समय ड्रैगन द्वीप के प्रमुख की आवाज़ चेन रूई के दिमाग में आए, अगर तुम हार गए तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। यदि सर ड्रैगन सम्राट की बेटी दामाद की शर्त से हार जाती तो चाहे वह किसी से भी हारता, ये सर ड्रैगन सम्राट के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। इस चेतावनी से ड्रैगन द्वीप के भावी दामाद के माथे पर पसीना आ गया। चेन रूई के हाव भाव सपाट छाती वाली लोली ने देख लिए।
उसने जल्दी से कहा, ठीक है, महाराज के फैसले के बाद मेरी कोई राय नहीं है। चपटी छाती वाली लोली चुपके से हंसी, मुझे ड्रैगन द्वीप का जुआ राजा कहा जाता है जो हर दांव जीतता है। क्या इस तरह के ढोंग को पकड़ना आसान नहीं है? वैसे मैं इतनी आसानी से नहीं जीत सकती कि इस आदमी को लगे कि वह अभी भी अपना पैसा वापस पा सकता है। सुश्री ओलिफियस के अलावा वह इसाबेला, किया और हेलेन पर एक एक करके तब तक दांव लगाएगा जब तक वह सब कुछ हार न जाए। ठीक उसी तरह जैसे उसने शुरुआत में एल्डर ब्लू ड्रैगन सोरियन के साथ व्यवहार किया था। सोरियन केवल एक खदान पर दांव लगा रहा था, फिर 5, 10 और अंत में उसने पूरा द्वीप भी खो दिया। चेन रूई अब पीछे नहीं मुड़ सकता था और थंडर नाइट्रेट खदान वास्तव में वही थी जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। चपटी छाती वाली लोली नकली दाढ़ी हिलाते हुए हंसी, तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? टीएल, पोकर, ब्लैकजैक, महाजोंग। हम एमसी लालारियन को गिराने के लिए कुछ भी करेगा, बिल्कुल ग्लोरियोस की तरह स्मर्क। अध्याय 848, ड्रैगन द्वीप का जुआरी राजा बनाम दानव क्षेत्र का जुआरी राजा। चेन रूई ने इसके बारे में सोचा और संकोच से पूछा, 3 में से सर्वश्रेष्ठ? लगता है तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा संकोची हो। जाहिर है कि तुम सच में थंडर नाइट्रेट खदान चाहते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले दांव लगाने का तरीका चुनने भी दूं तो भी तुमने सब कुछ दांव पर नहीं लगाया। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने चालाकी से अंदाजा लगाया, बेस्ट ऑफ 3 का मतलब है कि तुम्हारे पास कम से कम 3 हुनर हैं जिनमें तुम माहिर हो। मैंने ओलिफियस को कहते सुना कि तुमने अल्केमिस्ट मास्टर कॉन्टेस्ट में ओक्लियस को हराने के लिए किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट पावर का इस्तेमाल किया था, तो तुम जरूर अल्कमी पर दांव लगाने की कोशिश कर रहे होगे। हम्फ, इतना आसान नहीं है। चेन रूई को आखिरकार समझ आ गया। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने जानबूझकर मुझे पहले दांव लगाने का तरीका चुनने दिया, लेकिन असल में वो कोई चाल या कहें कि कोई मनोवैज्ञानिक रणनीति बना रही थी। लगता है वो कोई अनुभवी है। इस दुनिया में असली उम्र का अंदाजा दिखावे से नहीं लगाया जा सकता, खासकर लंबी उम्र वाले ड्रैगन से। लोली जैसी दिखने वाली इस मादा ड्रैगन का रूप राज्य स्तर के चरम चरण के भयानक क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने और राज्य स्तर पर मौजूद एल्डर ब्लू ड्रैगन से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। उसकी असली उम्र निश्चित रूप से पगलियो या जोला से ज्यादा है। उससे निपटना बिल्कुल आसान नहीं है। तो फिर आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? चपटी छाती वाली लोली को जाहिर तौर पर इस सवाल का अंदाजा था। पासा निकालते हुए उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। जैसा आपने कहा वैसा ही करो, 3 में से सर्वश्रेष्ठ। यह एक जादुई पासा है, हम में से प्रत्येक उस वस्तु को भरता है जिस पर हम दांव लगाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 6 वस्तुएं डाल सकता है। वस्तु यादृच्छिक रूप से निर्धारित होती है। इस पासे की एक विशेषता भी है, जब दोनों पक्षों द्वारा चुनी गई वस्तुएं एक जैसी या एक जैसी हों तो उस वस्तु के चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है। एक बार चुने जाने के बाद वह दोबारा दिखाई नहीं देगी। निष्पक्षता के लिए हम महामहिम ऑगलस से इस पासे का परीक्षण करने का अनुरोध करेंगे। जरूरत नहीं है, ऑगलस बोला, मुझे पता है कि जादुई पासों की वजह से सोरियन न सिर्फ विन ड्रैगन द्वीप से हाथ धो बैठा, बल्कि उसकी सारी संपत्ति भी लगभग चली गई। जहां तक उस वस्तु का सवाल है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन लालारिया, मुझे याद है कि सोरियन, जिसने लगभग अपना अंडरवियर गंवा दिया था, ने तुम्हारे लिए कोई खास भविष्यवाणी की थी। ये कैसी भविष्यवाणी है? ये कहना कि मैं एक आदमी के हाथों सब कुछ हार जाऊंगी साफ तौर पर एक श्राप है। वो बुढ़ा मुझे सिर्फ झांसा दे सकता है। अगर उसकी भविष्यवाणी वाकई कारगर है तो वो इतनी बुरी तरह क्यों हारा? मुझे उसके लिए एक अंडरवियर भी नहीं छोड़ना चाहिए था। चपटी छाती वाली लोली ने हल्के से अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, उस बुढ़े को हाल ही में एक बेटी हुई है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी बेटी को ले जाऊंगी और उस बुढ़े को पीट पीट कर मार डालूंगी। घोषणा के आखिरी वाक्य ने सबके माथे पर पसीना ला दिया। लालारिया का जुआ खेलने का तरीका बहुत खास था। किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। अगर कोई बदकिस्मत होता तो उसे वह चीज़ नहीं मिलती जिसमें उसकी विशेषज्ञता होती और वह बुरी तरह हार जाता। चेन रूई और लालारिया ने उन श्रेणियों को लिखा जिन पर वे नोट पर दांव लगाना चाहते थे और उसे ऑगलस को दे दिया। जब ऑगलस ने नोट को जादुई पासों के सामने रखा तो नोट पर लिखे शब्द तुरंत पासों में समा गए और 2 खाली कागजों में बदल गए। पहले आप। मूंछों वाली सपाट छाती वाली लोली ने चेन रूई की ओर लापरवाही से हाथ हिलाया, हारने वाला फेंकता रह सकता है। चेन रूई ने जादुई पासा उठाया और उसे देखा। हालांकि उसने अभी अभी पाठों को आत्मसात किया था, फिर भी वह सतह पर एक साधारण पासे जैसा ही दिख रहा था, जिसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं था। उसने पासे को लापरवाही से फेंका। वह जमीन पर गिरा, चमकने लगा और ऊपर की ओर एक प्रकाश किरण प्रक्षेपित की। प्रकाश किरण पर 2 शब्द लिखे थे, स्मृति प्रतियोगिता। जो व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर शिफ्टिंग मैजिक डिक्शनरी की सबसे ज्यादा सामग्री लिख लेता है वह जीत जाता है। हो, मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली अजीब सी हंसी और उसकी नजरें आत्मसंतुष्टि छिपा नहीं पाईं। क्या सच में यही है?
तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। चेन रुई ने पूछा, शिफ्टिंग मैजिक डिक्शनरी क्या है? मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली के हाथ में 2 मोटी किताबें थीं, दोनों जादुई शब्दकोशों के सभी पाठों को बेतरतीब ढंग से पुनर्व्यवस्था और छँटाई के लिए स्वचालित रूप से मिलाया जा सकता है। ये सभी छाप या नकल जादू को अस्वीकार कर देता है, इसलिए केवल वास्तविक स्मृति का ही उपयोग किया जा सकता है। जो भी निर्धारित समय के भीतर सबसे सही सामग्री याद रख पाता है, वही विजेता होता है। केया ने उत्सुकता से पूछा, यह ऐसी अजीब चीज़ क्यों है? मैंने खास तौर पर महान एल्डर लेसेग्रेन से अनुरोध किया था। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने एक शब्दकोश उछाला, ये भी मेरे लिए एक है, लालारिया। तोस्तानोफामियात, तुरुप के पत्ते। बस इस आदमी के हाथों को दोष दो कि इतने बदबूदार हैं कि वह मेरे बल पर लुढ़क गया। खास तौर पर अनुरोध किया था। ऑगलस हंसा, उस बुजुर्ग के पास तो समय ही नहीं है। लेसेग्रेन की बेटी से शादी करने की धमकी तो तुमने ही दी थी, इसलिए बेचारे बड़े बुजुर्ग को तुम्हारे लिए ये सब करना पड़ा, है ना? हो, लोली की अजीब सी हंसी फिर गूंजी और नकली मूंछें लगभग गिर गईं। महाराज ऑगलस, इस गौरवशाली अतीत का जिक्र मत कीजिए, मुझे शर्मिंदगी होगी। ये लोली स्पष्ट रूप से ड्रैगन द्वीप पर एक बड़ा संकट है। चेन रुई अचंभित था। ओह लालारिया, मुझे लगता है कि हम शुरू कर सकते हैं। क्या तुम स्पिरिट पोशन या कुछ और नहीं पीना चाहते? मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने उसकी तरफ देखा। हमारे बीच का फासला बहुत ज्यादा है। मुझे तुम्हारी छोटी मोटी हरकतों से कोई एतराज नहीं। दरअसल लालारिया ने इस शब्दकोश से कई लोगों को हराया था। भले ही शब्दकोश हर बार बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित किया गया हो, वह पहले से ही उसमें मौजूद शब्दों, फॉन्ट और आकारों से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर उसका सामना किसी बराबरी के प्रतिद्वंद्वी से होता तो ये बारीकियां अक्सर जीत की कुंजी बन जातीं। इसके अलावा लालारिया के पास राज्य स्तर की आत्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति थी, जो चेन रुई पर एक बड़ा फायदा था। इस तरह की जानबूझकर उदासीन उदारता भी मनोवैज्ञानिक दबाव का एक जरिया थी। पूर्ण लाभ के बावजूद वह पूरी ताकत से दांव लगाती थी। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली जुए के मामले में बाकियों से ज्यादा गंभीर थी। जरूरत नहीं, जब ताकत में भारी अंतर हो तो छोटी मोटी तरकीबें बेकार हैं। चेन रुई हल्के से मुस्कुराए। चेन रुई के संयम ने मूंछों वाली सपाट छाती वाली लोली की आंखें झपकाईं। ये संयम, भले ही जानबूझकर हो, मुझे तुम्हें गंभीरता से देखने के लिए काफी है। ठीक है, 3 मिनट पढ़ने का समय है, फिर हम जो याद है उसे दोहराएंगे। एक भी बात गलत होने पर यह अपने आप बंद हो जाएगी। अंत में जो सबसे सही बात सुनाएगा वही जीतेगा। इसलिए मध्यस्थ ऑगलस द्वारा दोनों पक्षों के लेखों की सत्यता की पुष्टि करने के बाद दोनों पक्षों को एक एक मोबाइल मैजिक डिक्शनरी दी गई। डिक्शनरी के स्वचालित क्रम निर्धारण के बाद स्मरण प्रतियोगिता शुरू हुई। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली एक अनुभवी थी जो इस तरीके की आदी थी। जैसे ही उसे डिक्शनरी मिली, उसने तुरंत पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसकी आंखें तेज गति से घूम रही थीं। जाहिर है कि वह राज्य स्तर की आत्मिक शक्ति को तेजी से याद करने के लिए केंद्रित कर रही थी। इन दोनों जादुई शब्दकोशों के काम अद्भुत थे। 3 मिनट बाद दोनों जादुई शब्दकोशों के शब्द एक साथ गायब हो गए। फिर दोनों शब्दकोशों से जो कुछ भी याद आया उसे तेजी से दोहराने लगे। शब्दकोश अजीब तरह से चमक उठा और पाठ की पंक्तियां तेजी से दिखाई देने लगीं। लालारिया ने अपनी जीभ की नोक से तेजी से शब्दांश उगल दिए। जादुई शब्दकोश की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। टिमटिमाने की गति इनपुट के अनुपात में थी। पहले उसकी गति तेज थी, फिर धीमी हो गई, क्योंकि जब तक एक भी शब्द गलत होता, शब्दकोश अपने आप बंद हो जाता और उसे खत्म कर देता। आखिरकार लालारिया का शब्दकोश चमकना बंद हो गया। उसने 3000 पृष्ठों वाले इस विशाल शब्दकोश का लगभग 1/5 भाग बिना किसी त्रुटि के दर्ज कर लिया, जिससे उसका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर टूट गया। आखिरकार पढ़ने और याद करने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगा। लालारिया ने संतोष से शब्दकोश बंद किया, फिर बगल में बैठी चेन रुई की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व के भाव अचानक उभर आए। चेन रुई के हाथ में शब्दकोश अभी भी चमक रहा था और उसकी गति हमेशा एक समान बनी रहती थी। हालांकि यह आवृत्ति लालारिया की सबसे तेज इनपुट गति से थोड़ी कम थी, लेकिन भयावह बात तो एक समान गति थी। अगर उसने शुरू से ही इस भयानक गति से रिकॉर्डिंग की थी तो इनपुट की मात्रा उससे भी ज्यादा रही होगी। लालारिया को और भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि चेन रुई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, जबकि वह अभी भी पढ़ रहा था। मोबाइल मैजिक डिक्शनरी की चमकती गति रुकी नहीं। उसकी अविश्वसनीय तेज गति अभी भी बनी हुई थी। अब ये सिर्फ एक सुपर मेमोरी या मल्टीटास्किंग की क्षमता नहीं रही। जब मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली इंतजार करते करते लगभग सुन्न हो गई, तो शब्दकोश की झिलमिलाहट आखिरकार बंद हो गई। ऑगलस ने एक चाल चली और दोनों शब्दकोश उसके हाथों में आ गए। जैसे ही उसने उन पर नजर डाली, उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने परिणाम घोषित किया, लालारिया 610 पृष्ठ, चेन रुई 3000 पृष्ठ। चेन रुई जीत गया।
3000 पन्ने। इस जबरदस्त जीत ने मूंछों वाले चपटी छाती वाले लोली को पूरी तरह से चौंका दिया। 3 मिनट में भले ही उसने तेज गति से पन्ने पलटे हों, ज्यादा से ज्यादा उसने बस पन्ने पलटे ही थे, याद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसने असल में शिफ्टिंग मैजिक डिक्शनरी लालारिया की अपनी जादुई वस्तु थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि इसमें नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। उसे याद रखने की कठिनाई का और भी ज्यादा एहसास था। बिना गलती के सभी को याद करने में उसे सिर्फ 3 मिनट लगे। इसे पूरा करना नामुमकिन है, फिर भी उसने इसे अविश्वसनीय रूप से कर दिखाया। मैं वास्तव में अपनी सबसे अच्छी वस्तु में पराजित हूँ। मूंछों वाली सपाट छाती वाली लोली का हाथ थोड़ा कांप रहा था। लालारिया, क्या तुम तैयार हो? पासा फेंकने का समय आ गया है। चेन रुई की उदासीन आवाज़ सुनाई दी। गहन विश्लेषण और बेहतरीन याददाश्त के साथ उसके लिए इस तरह की स्मृति प्रतियोगिता मुफ्त जीत थी। धिक्कार है। मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली की आंखें लड़ाई के इरादे से जल उठीं। यह जरूर कोई खास याददाश्त का हुनर होगा। सिर्फ इसलिए अति आत्मविश्वासी मत बनो कि तुमने इसे भाग्य से जीता है। चूंकि यह याददाश्त प्रतियोगिता एक बार चुनी जा चुकी है, इसलिए ये दोबारा कभी नहीं दिखाई देगी। ओह, अब स्कोर 1-0 हो गया है। मुझे जीतने के लिए बस एक और मैच जीतना है और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। घटिया दिमागी खेल, मूंछों वाली चपटी छाती वाली लोली ने तिरस्कार से कहा, फिर उसने पासा फेंका। इस बार प्रक्षेपित प्रकाश किरण पर 2 शब्द थे, ड्रैगन शिलालेख। लगता है इस बार भाग्य के देवता ने ड्रैगन भगवान के अनुयायी पर कृपा की है। कहना पड़ेगा कि भाग्य भी एक अनिवार्य शक्ति है। लोली प्रसन्नचित होकर बोली, देखो मैं कैसे वापसी करती हूँ। चेन रुई ने आह भरते हुए कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद लालारिया अविश्वास से चिल्लाए, असंभव, तुम कैसे जीत सकते हो? महान एल्डर लेसेग्रैंड को भी तुम्हारी उपलब्धि नहीं मिली थी। तुम राक्षस हो या अजगर? दरअसल मैं शुरुआत में ही कहना चाहता था कि ड्रैगन शिलालेख भी वही चीज़ है जो मैंने लिखी है। चेन रुई ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। जादुई पासों की यही खासियत थी, जब दोनों एक ही श्रेणी में लिखते थे तो उनके चुने जाने की संभावना ज्यादा होती थी। इस तरह मैं जीत गया। थंडर नाइट्रेट खदान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं विंड्रैगन द्वीप पर दांव स्वीकार करूंगा। जहां तक बड़ी धनराशि की बात है, आप ओलिफियस को कुछ लाभांश दे दीजिए और मुझे बाकी की जरूरत नहीं है। मेरी बस एक छोटी सी विनती है, मेरा असली नाम और पहचान गुप्त रखी जाए। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। मैं हार मानने को तैयार हूं। क्रोधित लोली ने अपनी नकली मूंछें उखाड़ दी। अब पूरा विंड्रैगन द्वीप और वह बड़ी रकम तुम्हारी है। हालांकि मैं तुम्हारा राज कभी नहीं छिपाऊंगी, उल्टे मैं इसे सब जगह फैला दूंगी। जब तक तुम और मैं तब तक दांव लगाते रहेंगे, जब तक मैं सब कुछ हार न जाऊं या पूरी तरह हार न मान लूं। मैं ड्रैगन द्वीप का एक प्रतिष्ठित जुआरी राजा तुम जैसे आदमी के हाथों कैसे हार सकता हूं? मुझे अपना सब कुछ वापस जीतना होगा। ओलिफियस ने उत्सुकता से इसाबेला से पूछा, बहन, ड्रैगन द्वीप का जुआरी राजा क्या है? यह अद्भुत लगता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? फिलहाल ये खाने लायक नहीं है। इसाबेला ने प्यार से चूजे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन तुम्हारा मालिक ज्यादा चालाक और कमाल का है। मैं इससे पहले भी अनगिनत बार उसके हाथों धोखा खा चुकी हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, एक खास नजरिए से, बल्कि पूरा दानव लोक भी उसके हाथों धोखा खा चुका है। शायद तुम उसे दानव लोक का जुआरी राजा कह सकते हो। चपटी छाती वाली और बिना मूंछों वाली लोली की चुनौती का सामना करते हुए चेन रुई ने शांत ऑगलिस की ओर देखा, एक पल सोचा और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरे पास विंड्रैगन द्वीप और ढेर सारा धन है। अगर तुम बस इतना सा राज छुपाते हो तो तुम्हारी बाजी बहुत छोटी है। तो फिर मेरी संपत्ति का 1/20 हिस्सा और जोड़ दो। चपटी छाती वाली लोली, जिसकी मूंछें चली गई थीं, अभी भी अजगर का गर्व बनाए हुए थी। एक विशाल अजगर, खासकर ड्रैगन द्वीप के जुआरी राजा की संपत्ति को कम मत समझो। संपत्ति का 1/20 हिस्सा पवन ड्रैगन द्वीप से कहीं ज्यादा है और तुम्हारे राज की तुलना में कोई कीमत नहीं है। इतना कहकर चपटी छाती वाली लोली ने फिर पासा फेंका और नतीजा दवा जैसा निकला। चपटी छाती वाली लोली ने इस बार हार मान ली और चेन रुई सीधे जीत गई। तीसरी बार पासा फेंकने के बाद चपटी छाती वाली लोली ने आखिरकार एक सफल मुस्कान दिखाए। वह इस चीज के आने का इंतजार कर रही थी। लड़ने और लड़कियों को उठाने के अलावा यही वह काम था जिसमें वह सबसे अच्छी थी। ये कहा जा सकता है कि पूरे ड्रैगन द्वीप में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट ऑगलस भी नहीं। मैं थोड़ा हैरान हूँ, चपटी छाती वाली लोली ने बेपरवाही से पूछा, क्या तुमने पहले कभी यह पुराना खेल खेला है? चेन रुई ने प्रकाश किरण पर लिखे कुछ शब्दों को अजीब भाव से देखा। मैं कुछ साल पहले इसके संपर्क में आया था और मेरे पास इसके बारे में काफ़ी अनुभव है। कुछ साल पहले? काफ़ी अनुभव?
चपटी छाती वाली लोली ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और आदतन किसी बूढ़ी लोमड़ी की तरह मुंह चाटा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मूंछें अभी अभी खुद ही हटाई गई हैं। तो हमारा शौक एक जैसा है। तो चलिए इसी से नतीजा तय करते हैं। राउंड की संख्या की कोई सीमा नहीं है। जब तक आप इस हद तक हार न जाएं कि आपके पास चिप्स ही न बचें, कैसा रहेगा? क्या आपको यकीन है? चेन रुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मेरा स्तर आपके विचार से कहीं अधिक ऊंचा हो सकता है। तो मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं अंत में तुम्हारे लिए एक जोड़ी अंडरवियर छोड़ दूं। चपटी छाती वाली लोली ने मन ही मन उपहास किया। यह एक बेहद तकनीकी प्राचीन खेल है। इसे सिर्फ प्रतिभा से नहीं खेला जा सकता। सामने वाले में चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, इस तरह की प्रतियोगिता में किस्मत का कोई सानी नहीं होता। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही सारे चिप्स वापस जीत लूंगा। इतना ही नहीं, अगर मैं उसे खेलते रहने के लिए थोड़ी सी तरकीब लगा दूं, तो वह न सिर्फ ओलिफियस बल्कि इसाबेला, किया और हेलेन पर भी दांव लगाएगा। यदि ऑक्टोपस राजा रेड पिपिट या डार्क एलिमेंटल राजा हेगेल यहाँ होते, तो वे जादुई पासे पर लिखे शब्दों को देखकर चपटी छाती वाली लोली के लिए एक क्षण का मौन रख देते, क्योंकि उस पर लिखे शब्द थे मैजिक कार्ड गेम फेट शोडाउन। शायद वो उसे इस बात पर सचमुच नीचा दिखा सके। वैसे अगर वो चेन रुई से सब कुछ हार जाती है, तो क्या ड्रैगन आइलैंड उसका नहीं होगा? शायद उसके ससुर यही चाहते हैं। वरना ड्रैगन आइलैंड जल्द ही दानव क्षेत्र का सबसे बड़ा कैसीनो बन जाएगा। अध्याय 849 एक लोली जो रूपांतरित हो सकती है। धिक्कार है। यह इतना तेज क्यों है? ये फिर से ऐसा ही है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम छिपकर हमला मत करना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कमीने, मेरा महल। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक चपटी छाती वाली लोली की क्रोधित आवाज आंगन के ऊपर आकाश में लगातार गूंज रही थी। अपना सर्वश्रेष्ठ फेट शोडाउन डेथमैच मोड चुनने के बाद से मास्टर लालारिया एक बुरे सपने में फंस गई थीं। जैसा कि उन्होंने सोचा था, यह एक तरफा नरसंहार था, लेकिन मारी गई पार्टी चेन रुई नहीं, बल्कि खुद लालारिया थी। प्रतिद्वंद्वी की रणनीतियां असीम रूप से विविध थीं, जिनमें से कुछ तो अविश्वसनीय भी थीं। उदाहरण के लिए, आखिरी दौर में चेन रुई ने खेल की शुरुआत में ही सबसे घटिया निर्माण इकाइयों के साथ एक आश्चर्यजनक हमला किया। मास्टर लालारिया अनजाने में किसानों की कुदाल के नीचे गिर गए, इससे पहले कि वे उच्च श्रेणी के सैनिक भी बना पाते। इस तरह के अपमान का वर्णन शायद ही किसी ग्रंथ में किया जा सके। जब आखिरी इमारत राख में तब्दील हो गई, तो लालारिया की आंखें लाल हो गईं और वह पागल हो गई। लानत है, फिर से आओ। हालांकि मैं सचमुच जारी रखना चाहता हूं। चेन रुई ने अपने हाथ फैलाए। दुर्भाग्य से अब आपके पास कोई चिप्स नहीं है। मैं असल में चपटी छाती वाली लोली को थोड़ा होश आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी संपत्ति चली गई है। असल में वह चेन रुई के सारे चिप्स और फिर उसकी सारी औरतें गंवाने की तरकीब निकालना चाहती थी। उल्टे उसने चेन रुई के हाथों अपना सब कुछ गंवा दिया। लानत है, चपटी छाती वाली लोली, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बुरी तरह हार जाएगी, गुस्से से दहाड़ी। असंभव। एक और मैच, आखिरी। सच तो आपके सामने है, आप सब कुछ हार चुके हैं। चेन रुई ने सिर हिलाया। क्या आप ड्रैगन द्वीप के तथाकथित जुआरी राजा नहीं हैं? एक योग्य जुआरी को कम से कम 3 बातें तो कहनी ही चाहिए। हारने का जोखिम उठाने की क्षमता। चपटी छाती वाली लोली ने चेन रुई को लाल आंखों से बहुत देर तक घूरा, और अंत में उसने हार से इनकार करते हुए कुछ नहीं कहा। एक मध्यस्थ के रूप में मुझे कुछ कहने दीजिए, ऑगलस ने कहा। दरअसल लालारिया के पास अभी भी कुछ चिप्स हैं। याद दिलाए जाने के बाद चपटी छाती वाली लोली ने मेज पर जोर से धक्का मारा और उछल पड़ी। मैं अभी भी मेरे पास हूँ। अचानक चपटी छाती वाली लोली ने अपना सिर घुमाया और ऑगलस की तरफ देखा। उसकी आंखों का पागलपन धीरे धीरे कम होता गया। लगता है महाराज ड्रैगन सम्राट सचमुच चाहते हैं कि आपकी उत्तराधिकारी शर्त पर हार जाएं। ऑगलस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? चपटी छाती वाली लोली की नज़रें चतुराई से चमक उठी। मैं एक अनाथ हूँ। महामहिम ड्रैगन सम्राट ने ही मेरी जान बचाई थी। सुश्री ओलिफियस के मिलने से पहले महामहिम ने हमेशा मुझे बेटी की तरह माना और मेरी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। आपने तो मुझे ड्रैगन द्वीप का उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। अब ऑगलस ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? या अब जब मुझे ओलिफियस मिल गया है, तो मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा, उस विकल्प से जिसने उसका पक्ष और रुतबा छीन लिया था? इतनी हद तक नहीं। ड्रैगन सम्राट का काम आसान नहीं है। सोचने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, और आपको उन बड़ों के बदबूदार चेहरों का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है, इसलिए आप अपनी बेटी को ऐसा नहीं सहने देंगे। चपटी छाती वाली लोली ने कमर पर हाथ रखकर ठंडी खींच से कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। यह कोई और नहीं बल्कि मेरी खास पसंद बदलने की चाहत है। कितना कंट्रोल फ्रीक बुढ़ा है।
ऑगलस को चपटी छाती वाली लोली के अपमानजनक नाम पर गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन वह मुस्कुराया। मैं नहीं चाहता कि ड्रैगन द्वीप की भावी महारानी कोई अजीब इंसान हो जिसे मर्द पसंद न हो। कम से कम तुम्हें संतान और उत्तराधिकारियों के बारे में तो सोचना ही होगा। चपटी छाती वाली लोली ने अपनी उंगलियां जोर से हिलाईं। तुम जैसे पुराने जमाने के आदमी को मेरी पसंद कैसे समझ में आ सकती है? तुम मुझे ड्रैगन आइलैंड से यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए लाए हो, है ना? या यूं कहें कि तुमने इसकी योजना बहुत पहले से बना रखी थी, है ना? ऑगलस ने शराब का घूंट लिया। दरअसल इस बार मैं सिर्फ तुम्हें ओलिवियर से मिलवाना चाहता था। क्योंकि तुम चेनरुई के साथ शर्त लगाने वाले थे, इसलिए मैंने यूं ही एक आइडिया दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी मेरे विचार से ज़्यादा ताकतवर होगा। असल में वह तुम्हारी सारी संपत्तियां जीत लेता है। मुझे पता है कि ड्रैगन द्वीप के लोग मुझे एक अभिशाप समझते हैं और कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तुम बहुत कंजूस हो, बुड्ढे। तुम सच में इस आदमी को पसंद करते हो और अपनी दोनों बेटियां उसे देना चाहते हो। दोनों बेटियों शब्द सुनकर ऑगलस ने सुश्री ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा, फिर चपटी छाती वाले लोली की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक दयालु और मिलनसार चाचा की तरह प्रसन्नता का भाव था। चपटी छाती वाली लोली ने चेनरुई को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, इठलाती हुई चली गई और अपने पैर के पंजों से जमीन पर एक घेरा बना दिया। इस आदमी में कुछ अजीबोगरीब क्षमताएं हैं, लेकिन इसकी ताकत कमजोर है। खैर, मैं इस बूढ़े को मुंहतोड़ जवाब दूंगी। एक आखिरी मुकाबला। मैं इस घेरे में रहूंगी, चाहे वो कोई भी हमला करे। जब तक वो अपनी असली ताकत से मुझे इस घेरे से बाहर धकेल सकता है, मैं उसे एक मौका दूंगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो न सिर्फ वो पिछले सारे दांव वापस कर देगा, बल्कि बूढ़े, तुम्हें भी ये इरादा छोड़ना होगा और अब से मेरे निजी मामलों में कभी दखल नहीं देना होगा। जरा रुको, मेरे पहले से ही कई प्रेमी हैं और ओलिफियस अभी भी मेरी मंगेतर है, जबकि मैडम लालारिया ड्रैगन द्वीप की उत्तराधिकारी हैं। इस जोड़ी को स्वीकार न कर पाने के लिए कृपया मुझे माफ करें। चेनरुई ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। उसने सुश्री ब्लैक ड्रैगन को ढाल की तरह भी इस्तेमाल किया। चाहे मैं जीतूं या हारूं, यह मैच एक दिखावा है। अगर मैं हार गया तो विंड ड्रैगन आइलैंड और थंडर नाइट्रेट मेरे हाथों से बेकार में निकल जाएंगे। अगर मैं जीत गया तो और भी बुरा होगा। ये लोली बहुत अजीब है। हरम अब भीड़भाड़ वाला और अस्थिर हो गया है। अगर मैं एक और लोली जोड़ दूं तो क्रिस्टल हरम जरूर ढह जाएगा। ऑगलस की धमकी से पहले चपटी छाती वाली लोली ने एक भयानक सांस ली, जिसने चेनरुई को जकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम्हें यह मैच स्वीकार करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं तुम्हें अपने पिछले दांव नहीं दूंगी। चेनरुई, ये लोली उम्मीद से ज्यादा चालाक थी। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लालारिया को यह मैच जीतने का पूरा भरोसा था। इस समय ऑगलस और चेनरुई ने एक साथ अपना सिर घुमाया और पास ही स्थित बगीचे की ओर देखा, जहां बगीचे में एक नीली रोशनी वाला दरवाजा दिखाई दिया। रोशनी वाले दरवाजे के सामने एक दुबली पतली महिला की आकृति तेजी से स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसके घुंघराले बैंगनी बाल, सुडौल शरीर, नाजुक चेहरे की विशेषताएं, और उसने चश्मा पहना हुआ था। उस अद्भुत सुंदरता के बीच एक बौद्धिक और विशिष्ट स्वभाव झलक रहा था। जोला, मेरी सुश्री परी ड्रैगन बाहर आ गई है। चेनरुई की आंखें चमक उठीं। जोला की इंद्रियां बहुत संवेदनशील थीं। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसे पता चला कि चेनरुई लालारिया की सांसों से जकड़ा हुआ था। एक विचार के साथ एक शक्तिशाली आवेग ने लालारिया को दबा दिया। विश्लेषणात्मक आंखों वाली चेनरुई की तुलना में लालारिया की प्रतिक्रिया आधी धड़कन धीमी थी। जोला के रूप को देखते ही उसे लगा कि चेनरुई पर उसने जो आत्मिक शक्ति बांधी थी, वह किसी अजीब शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गई है। इतना ही नहीं, आसपास के तत्वों में भी अजीबोगरीब बदलाव आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत तीखे तीरों से जकड़ी हुई हो, जो छोड़े जाने वाले थे। ऑगलस की नज़र से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि जोला राज्य स्तर में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि वह अभी अभी राज्य स्तर में प्रवेश कर रही थी, तत्वों की शक्ति कल्पना से परे शुद्ध और शक्तिशाली थी। सर ड्रैगन सम्राट को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि चेनरुई ने एक बार 6 तत्वों के राज्य के बारे में क्या कहा था। जादुई तत्व शक्ति। चपटी छाती वाली लोली ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। सुंदरता, क्या तुम जानती हो कि तुम एक काले ड्रैगन मास्टर का सामना कर रही हो जो किसी भी जादू से अप्रभावित है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके चारों ओर बिजली की चिंगारी गूंज उठी। चपटी छाती वाली लोली के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसका शरीर कांप उठा और वह खुद को संभाल नहीं पाए और आखिरकार जमीन पर घुटने के बल गिर पड़ी। बिजली की चिंगारी तुरंत आग में बदल गई, जिसने लालारिया को अपनी लपेट में ले लिया और जलने लगी। जोला को राज्य स्तर पर आगे बढ़ने के बाद यही विशेष प्रतिभा प्राप्त हुई, जादुई प्रतिरोधक क्षमता का दमन। प्रतिद्वंद्वी के जादुई प्रतिरोध और बचाव को नजरअंदाज करने की काफी संभावना थी। ऑगलस ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। लौ में मौजूद आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई और लौ तेजी से धीमी हो गई, मानो आकृति ने उसे सोख लिया हो।
तुम सचमुच काले अजगर की जादुई प्रतिरक्षा क्षमता को तोड़ सकते हो। इतनी शुद्ध और शक्तिशाली जादुई शक्ति। मैंने पहली बार इतनी शुद्ध और शक्तिशाली तत्वशक्ति देखी है। हालांकि यह राज्यीकरण का प्रारंभिक चरण ही है, फिर भी तुम्हारी शक्ति उन बूढ़ों से कहीं बढ़कर है। चपटी छाती वाली लोली ने आदतन अपनी मूंछों को छुआ, जो अब मौजूद नहीं थी। दुर्भाग्य से मेरे पास न केवल जादुई प्रतिरक्षा क्षमता है, बल्कि मेरे पास तत्व भक्षण की प्रतिभा भी है, जो सभी जादुओं की दास्ता है। अचानक चपटी छाती वाली लोली को कुछ महसूस हुआ। उसने सिर उठाया तो देखा कि एक विशाल, पारदर्शी, रंग बिरंगी रोशनी वाली मूर्ति कहीं से प्रकट होकर उस पर वार कर रही है। चपटी छाती वाली लोली ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी विशाल मूर्ति हवा में थाम ली। मूर्ति की गति धीमी होती जा रही थी और चपटी छाती वाली लोली के पैर भी भारी दबाव के कारण धीरे धीरे मिट्टी में धंस रहे थे। ये सब तब हुआ जब ऑगलस ने गुप्त रूप से चारों ओर सुरक्षा बल लगा रखा था, वरना पूरा आंगन ढहने का खतरा था। विशाल मुट्ठी और हाथों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई और लालारिया अब उस भारी दबाव को झेल नहीं पा रही थी। उसका घुटना जमीन में धंस चुका था। अचानक चपटी छाती वाली लोली की आंखें काली लपटों से जलने लगीं और उसका शरीर अचानक लंबा हो गया। वह सिर्फ लंबी ही नहीं हुई थी, बल्कि उसका फिगर और रूप रंग भी बदल गया था। अगर पहले वह 1.4 मीटर की चपटी छाती वाली लोली थी, तो अब वह एक खूबसूरत 18 साल की किशोरी थी और उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर तक पहुंच गई थी। शरीर के आकार के लिहाज से हालांकि वह मोटी और हॉट नहीं थी, उसने चपटी छाती वाली की उपाधि को पूरी तरह से त्याग दिया था और युवा फिगर और जीवंतता से भरपूर थी। जो बदला था वह सिर्फ उसका रूप और शरीर ही नहीं था, बल्कि उसकी ताकत भी थी। विश्लेषणात्मक दृष्टि में व्यापक शक्ति मूल्यांकन एसएस जोड़ तक पहुंच गया था। पहले यह एसएस था। चेन रुई की वर्तमान दृष्टि और अनुभव से उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लालारिया को अपनी ताकत को सील करने के लिए एक विशेष शक्ति का उपयोग करना चाहिए था। उच्च स्तरीय शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे खोलना आवश्यक था। इस आधार पर यदि लालारिया को सबसे मजबूत शिखर अवस्था साम्राज्य शक्ति का उपयोग करना था, तो उसे भी इसी तरह का परिवर्तन सक्रिय करना चाहिए। चपटी छाती वाली लोली से एक युवा किशोरी में बदलते ही हवा में लहराती उसकी विशाल मुट्ठी अचानक रुक गई। लालारिया का शरीर अब ढीला नहीं था और उसके हाथ पंजों के आकार के हो गए थे। उसने अपनी विशाल मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और उसे कुचल दिया। टीएल, एक और महारानी, क्या अब भी कोई हरम में जगह के लिए नामांकन कराना चाहता है? अध्याय 850, अंतिम मैच। लालारिया, जिसकी ताकत राज्य स्तर के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई थी, ने आसानी से मुट्ठी तोड़ दी। जोला के शरीर के चारों ओर घूमते हुए उसकी काली पुतलियों से एक आकर्षक रोशनी निकल रही थी। उसने अचानक अपनी शत्रुता पर काबू पा लिया और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। सुंदरता, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कमा का था। तुम अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली सुंदरी हो और तुम एक दुर्लभ परी ड्रैगन भी हो। मैंने फैसला कर लिया है, ड्रैगन द्वीप की गद्दी मिलने के बाद तुम मेरे महल की रानी बनोगी। बेशक सुश्री इसाबेला, सुश्री किया और सुश्री हेलेन, तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में से 3 मेरी पसंदीदा उपपत्नी भी होंगी। तुम्हारी बहन से जलन हो रही है। चेन रुई इस लेस्बियन ड्रैगन को देखकर अवाक रह गया। सर ऑगलस का चेहरा ऐसे तड़का जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने कड़वाहट से उसे निगल लिया। जोला ने लालारिया की तरफ देखा तक नहीं। वह धीरे धीरे चेन रुई के पास गई और उसके गले में बाहें डाल दीं। चेन रुई मुस्कुराया और उस गर्म और परिचित शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। जोला, वापसी पर स्वागत है। पिछली बार रेनबो वैली के अंतरिक्ष के ढहने के बाद जोला का सबके सामने ये पहला आगमन था। फूलों के बगीचे में अंतरिक्ष मार्ग की मरम्मत होनी चाहिए, जिसका अर्थ ये भी था कि जोला ने कानून की शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और एक वास्तविक राज्य स्तर की महाशक्ति बन गई थी। तुम भी इसी आदमी की हो। मैं बहुत नाराज हूं। लालारिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ इसाबेला और बाकी लोग ही नहीं, बल्कि ड्रैगन द्वीप की भावी रानी, जिसे मैंने नियुक्त किया है, भी इसी आदमी की औरत है। मुझे तुम्हें सब कुछ खोना होगा, फिर तुम्हारी सभी महिलाएं मेरी होंगी। छोटी नौकरानी, जो चेन रुई द्वारा सार्वजनिक रूप से जोला को गले लगाने पर थोड़ी ईर्ष्यालु थी, धीरे से बोली, मैडम लालारिया, ऐसा लगता है कि अब आप ही हैं जिसने सब कुछ खो दिया है। लालारिया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया और वह गुर्राई, चेन रुई, चलो अब आखिरी मुकाबला शुरू करते हैं, वरना तुम आधी थंडर नाइट्रेट खदान पाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरी दौलत का तो कहना ही क्या। इसाबेला बोली, मैडम लालारिया, हम ये क्यों माने कि यह आखिरी मैच हारने के बाद आप दांव से पीछे नहीं हटेंगी। मैं उससे हार जाऊंगी। लालारिया ने मानो कोई बेतुका मजाक सुन लिया हो। चेन रुई को देखते हुए उसने अपनी घृणा और तिरस्कार को छुपाया नहीं। मौखिक वादे कुछ नहीं होते। कोई अनुबंध करने के बारे में क्या ख्याल है? लालारिया ने आंखें घुमाईं। ठीक है, लेकिन एक शर्त और जोड़ दो, अगर वह हार गया तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा।
इसाबेला ने एक भावुक मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या मैडम लालारिया को पता है कि आपके ड्रैगन सम्राट पिता ने भी यही अनुरोध किया था, लेकिन दुर्भाग्य से। ओह, लालारिया की आंखें चमक उठीं। बूढ़ा आदमी एक औरत का पीछा करने में नाकाम रहा। खूबसूरत मिस इसाबेला, आप वाकई आश्चर्यों से भरी हैं। चिंता मत करो, मैं उस बेकार बूढ़े आदमी से कहीं बेहतर हूँ जिसकी नज़रें बस आकर्षक हैं। मैं तुम्हें ज़रूर अपना बनाऊंगा। बूढ़े ड्रैगन सम्राट ने अपनी श्वासनली में एक घूंट शराब गटक ली और छाती पीटते हुए बहुत देर तक खांसता रहा। वह इतिहास का पहला छद्म देवता महाशक्ति बनने वाला था जो शराब से दम घुटने से मर गया। हो, वही अजीब सी हंसी। मैडम आंटी ने एक और आकर्षण दिखाया जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखा जिसने अपनी बाहें छोड़ दी थीं, लेकिन उसका एक हाथ जोला की कमर पर था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझे भी शामिल कर लो। ये छोटी नौकरानी ही थी जो बोली। सक्कुबस की छठी इंद्रिय कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज थी। इसाबेला, किया, तुम लोग। जाहिर है, रणनीति कामयाब रही। चेन रूई ने बेशक अपना ध्यान मिस फेरी ड्रैगन से हटाकर उन शरारती औरतों पर केंद्रित कर लिया। बहुत बढ़िया। लालारिया बहुत उत्साहित दिख रही थी। उसके हाथ हिलाने से एक अनुबंध तुरंत गाढ़ा होकर चेन रूई की ओर बढ़ गया। आखिरी मुकाबला करते हैं। अगर तुम हार गए तो अपनी सारी जीती हुई रकम थूक दोगे। इसाबेला और किया मेरे पीछे आएंगी। अगर तुम मुझे जीत गए तो विन ड्रैगन द्वीप और मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैं न सिर्फ तुम्हारे लिए राज रखूंगी बल्कि उस बूढ़े की इच्छा का भी पालन करूंगी और तुम्हें मेरे पीछे आने का मौका दूंगी। धिक्कार है, कौन तुम्हारे जैसे टॉम्बॉय के पीछे भागना चाहता है? चेन रूई बुदबुदाया। हालांकि इसाबेला और किया की हरकतों ने लालारिया के लिए डिफ़ॉल्ट करना नामुमकिन बना दिया था, फिर भी चेन रूई को इसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि लालारिया के शब्द बहुत लचीले थे। वह बस एक मौका दे रही थी, सेक्स या हरम में घुसने के बारे में नहीं। तब तक वह इसे नज़रअंदाज कर सकता था और भूल सकता था। खैर, दोनों पक्ष एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। चेन रूई को अनुबंध स्वीकार करते देख लालारिया हंस पड़ी और जो गति नियंत्रित थी वह और बढ़ गई। मैं इस घेरे में रहूंगी। तुम चाहे कोई भी हमला करो, जब तक तुम मुझे इस घेरे से बाहर निकाल सको, जीत तुम्हारी ही होगी। जहां तक समय की बात है तो यह अनुबंध में पहले ही लिखा है। 1 घंटा। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक व्यर्थ काम करते देख सकूं। उसी समय चेन रूई के कानों में बूढ़े ड्रैगन सम्राट के ससुर की आवाज़ गूंजी, मैंने चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। तुम जो कर सकते हो पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। बस मुझे दिखा दो वह ताकत जिसने उक्लियस को हरा दिया। चेन रूई ने हल्के से सिर हिलाया। जोला ने उसे चूमा और इसाबेला और बाकियों के साथ पीछे हट गया। मैडम लालारिया, आपने मुझे कम आंकते हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मनोवैज्ञानिक हथकंडों से खेलने में अपना समय बर्बाद मत करो। लालारिया ने व्यंग्य किया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, पूरी ताकत के सामने कोई भी छोटी मोटी चाल बेकार है। हो सकता है कि मेरी वर्तमान शक्ति तुम्हें चरम अवस्था में हरा न सके, लेकिन अगर ये तुम्हें इस घेरे से बाहर निकाल रही है। जब चेन रूई ने अपना सिर हिलाया तो सभी को अचानक लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर उन्होंने देखा कि चेन रूई की मूल स्थिति रहस्यमयी तारों के भ्रम से घिरी एक चमकदार तारों की रोशनी से जगमगाती आकृति बन गई थी। तारों की रोशनी में झुलसती सांसों का एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। जब लालारिया द्वारा उत्सर्जित ड्रैगन की सांस और गति इस सांस से घिरी होती तो वे लगातार रद्द हो जाती। चेन रूई ने समय के नियम का उपयोग करके ब्लू स्टार किंगडम और ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के परिवर्तन और सक्रियण समय को संपीड़ित किया, जिसका उद्देश्य लालारिया को आश्चर्यचकित करके सबसे मजबूत झटका देना था। चेन रूई के ब्लू पोल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन को देखकर ऑगलस की पहली प्रतिक्रिया आस्था का कवच थी। फिर उसने महसूस किया कि गैलेक्सी क्षेत्र से निकलने वाली शुद्ध और शक्तिशाली राज्य शक्ति किसी भी तरह से आस्था का कवच की निष्क्रिय बढ़ावा नहीं बल्कि वास्तविक राज्य शक्ति थी। ये पहली बार था जब जोला ने चेन रूई का ध्रुव तारा परिवर्तन देखा और चश्मे के पीछे की निगाहें खुशी और गर्व से भरी हुई थीं। लालारिया की नज़रें बेहद गंभीर हो गई थीं, न सिर्फ इसलिए कि प्रतिद्वंदी की ताकत कल्पना से परे थी, बल्कि इसलिए भी कि उसके मन में एक गहरा खतरा था। दुश्मन एक भयानक शक्ति का प्रयोग करने वाला था। उसने अवचेतन रूप से अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। जल्द ही ये पूर्वाभास वास्तविकता बन गया। लालारिया की आंखों के सामने क्रूरता और उन्मत्त सांसों से भरा लाल सागर प्रकट हुआ। रक्त लाल रंग का वह घुमावदार विशालकाय जानवर उसे एक सहज निवारक एहसास दे रहा था, मानो वह कोई असली अजगर हो। इस तरह के अजगर के 100 सिर थे जो अद्भुत शक्ति से दहाड़ रहे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लालारिया को सहज ही मौत का खतरा महसूस हुआ और वह बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाए। उसकी पुतलियां सुनहरी लाल हो गईं और उसकी आंखें तुरंत निर्दयी हो गईं। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक लाल और काला रून प्रकट हुआ। उसकी बेसिक प्रतिभा सक्रिय होने के बाद उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने अपने हाथ फैला दिए, झुलसा देने वाले ड्रैगन की दहाड़ को बलपूर्वक लेने के इरादे से।
हालांकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका शरीर अनायास ही कदम दर कदम हिलने लगा। इस झुलसते ड्रैगन सागर ने पलक झपकते ही लालारिया को अपने आगोश में ले लिया था। बाहर केवल विशाल पिंडों के मुड़ने और आपस में गुंथने से बना रक्तरंजित सागर ही दिखाई दे रहा था और कोई अत्यधिक हलचल नहीं थी। हालांकि इसाबेला और अन्य लोग, जिन्होंने फॉलन एंजल कैपिटल के शाही अखाड़े में युद्ध देखा था, जानते थे कि यह कितना भयानक था, लेकिन ऑगलस की ताकत राइजेन से कहीं ज्यादा थी। झुलसाने वाले ड्रैगन की दहाड़ चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह छद्म देवता की सुरक्षात्मक शक्ति को कभी नहीं हिला सकती थी। झुलसते ड्रैगन सागर में हलचल मची रही और वे हिलते रहे। अचानक झुलसते ड्रैगन का समूह हिल गया। फिर एक जोरदार झटके के साथ झुलसते ड्रैगन सागर में एक काली दरार दिखाई दी और फैल गई। अंततः एक धमाके के साथ झुलसते ड्रैगन का पूरा समूह फट गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। चेन रूई ने चिलचिलाती ड्रैगन दहाड़ को सबसे मजबूत अवस्था में लॉन्च किया। ये पहली बार था जब इसे जबरन रद्द किया गया था। बिखरी हुई लाल ऊर्जा में एक आकृति स्पष्ट हो गई। एक युवा लड़की की पिछली छवि से अलग, ये सुंदर नैन नक्श और आकर्षक शरीर वाली एक परिपक्व महिला थी। इसाबेला और जोला की तुलना में वह बहुत पीछे नहीं थी। तटस्थ केश और कपड़ों के साथ उसका एक विशेष आकर्षण था। जाति ड्रैगन, काला ड्रैगन। व्यापक शक्ति मूल्यांकन SS जोड़। शारीरिक बनावट SS जोड़। ताकत SS जोड़। आत्मा SS जोड़। गति SS जोड़। विश्लेषण उच्च जादू, प्रतिरक्षा, काया तत्व, भक्षण, आध्यात्मिक, राक्षसी आंखें, बेरसिक। खतरे का स्तर अत्यंत खतरनाक। चरम अवस्था की राज्य शक्ति। लालारिया का संपूर्ण रूप, चपटी छाती वाली लोली से लेकर जवान लड़की और परिपक्व सुंदरता तक, इसे सिर्फ एक शब्द अवैज्ञानिक में समझाया जा सकता है। धिक्कार है। हालांकि लालारिया घायल नहीं हुई थी, फिर भी वह बहुत क्षीण दिख रही थी। उसकी बाहों पर लाल और काले निशान उसकी फटी हुई आस्तीनों से दिखाई दे रहे थे। उसकी लाल आंखों से जानलेवा लहरें निकल रही थीं। जैसे ही वह हमला करने ही वाली थी, उसे अपने चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ। ये शक्ति अदम्य रूप से शक्तिशाली थी और इसने बेरसिक की शक्ति को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। धीरे धीरे रून बिना किसी निशान के गायब हो गए और लालारिया की लाल पुतलियां फिर से काली हो गईं। ऑगलस ने बगल से कहा, लालारिया, जबरदस्ती मुहर मत तोड़ो। इससे अर्ध देवता के क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई लाभ नहीं होगा, और ये तो कहना ही क्या, तुम पहले ही हार चुकी हो। लालारिया थोड़ा चौंकी और अपने पैरों की तरफ देखा। पता चला कि उसे पहले ही घेरे से बाहर कर दिया गया था। अंततः उसकी भयावह सांसें थम गईं और उसका रूप तेजी से बदल गया। एक परिपक्व सुंदरी से एक युवा लड़की में बदल गई और अंततः प्रारंभिक सपाट छाती वाली लोली में वापस आ गई। मैडम लालारिया, चेन रूई ने आगे कोई हमला नहीं किया और अपनी मूल अवस्था में लौट आया। आपने मुझे सचमुच कमाका, वरना आप हारती ही नहीं। चुप रहो। चपटी छाती वाली लोली की आंखें थोड़ी लाल थीं। हारना हार है और जीतना जीत है। अनुबंध के अनुसार विंड ड्रैगन द्वीप और मेरी दौलत तुम्हारी है। लालारिया, ऑगलस पास आया। इस आदमी को विंड ड्रैगन द्वीप चाहिए, मैं उसे बाकी सब दे दूंगा। क्या तुम इसका इस्तेमाल मुझे उसके बारे में अच्छा महसूस कराने या उस पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए करना चाहते हो? बूढ़े आदमी, तुम्हारी चाल बहुत ही बेकार है। चपटी छाती वाली लोली ने बूढ़े ससुर ड्रैगन सम्राट को घूरा और फिर चेन रूई को, मैं हार मानने को तैयार हूं। मैं तुम्हें एक मौका देने का वादा करती हूं, लेकिन अपना सब कुछ तुम्हारे हाथों नहीं खोना चाहती। क्या ओलिफियस ने नहीं कहा था कि तुम अगले साल उस मार्शल बैटल चैंपियनशिप में भाग लोगे? मैं भी भाग लूंगी। अगर तुमने मुझे चैंपियनशिप में हरा दिया तो मैं तुम्हारी मंगेतर होंगी। ये कहते हुए क्रोधित सपाट छाती वाली लोली ने अपने पैर पटके और एक काली रोशनी में बदल गई। पलक झपकते ही वह आकाश में गायब हो गई। सर ड्रैगन सम्राट मुस्कुराए और अपने पैर धकते हुए उछल पड़े। जाहिर है, चपटी छाती वाली लोली बेटी ने जाने से पहले जानबूझकर अपने पिता के पैर पर पैर रखा था।